नमस्कार, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक बार आ चुके हैं, एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दीजिए, चैट ऑफ करो, उसके बाद काम चालू करो। चलिए फटाफट शुरू करिए। जितने लोग आ चुके हैं सब लोग अंगूठा दिखा दीजिए फटाफट। तो आज डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ लिखा होता है, लेकिन मेन क्लास है ना, तो ये कंफ्यूजन मत पता करिए कि ये लिखा है तो क्या मैं मेन क्लास ना समझूं। मेन क्लास है, इसमें आगे बढ़ाएंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए उनके लिए बता दो, मेरा नाम है सर, जिस तरह से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं, बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के। आप सर्च कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश, एलन, सर्वोत्तम, सब जगह पे वर्चस्व पे काम कर चुका हूँ। काम तो बहुत लोग करते हैं। केमिस्ट्री में इंटरनेशनल कॉलेज जबन पटेल, सोमर अग्रवाल, आनंद कुमार, एयर 3942 एम्स 2016 2018 2019। बहुत सारे नीट टॉपर्स आईटीएस को मैंने ट्रेन किया। मिस्टर नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। अकेडमी पे मैं आपको मिल जाऊंगा। ये नाम आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, इसको तुरंत फॉलो कर लीजिए। ये मेरा रेफरल कोड है, रजिस्टर लाइव, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा। चलिए, बात सबको समझ में इतनी आ गई तो आगे बढ़े, काम पे लगे फटाफट। और आज हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ चलेंगे। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, यहां से सफर स्टार्ट होता है। पिछली क्लास में एक बार एवी क्लियर है, जल्दी से लिख दीजिए। एवी क्लियर, एवी क्लियर, ओके डन। चलो स्टार्ट। पिछली क्लास में हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा। ये सब तो हो ही चुका था, 1 2 3 4 ये सब क्वेश्चन हो गए थे। हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट चल रहा था पिछली क्लास में, ये चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये चल रहा था। ठीक बात है। तो लास्ट क्लास में ये चल रहा था, इसमें कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, उनके नाम मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं। पहला जो फैक्टर था वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरे फैक्टर का नाम था कंसंट्रेशन। तीसरा जो फैक्टर था वो था प्रेशर। चौथे फैक्टर का नाम था टेम्परेचर। और जो अगला फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है वो है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये भी रेट के ऊपर असर डालता है। और लास्ट है सनलाइट एक्सपोजर। इसको फोटोकेमिकल एक्सपोजर भी बोल सकते हैं। ये चल रहा था। तो इसमें से अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो पिछली क्लास में मैंने नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिस्कस कर दिया है, कंसंट्रेशन डिस्कस कर दिया। हम लोग प्रेशर की तरफ आज बढ़ेंगे। तो ये लास्ट के 4 डिस्कस होने थे। ये स्लाइड नंबर 1 है। और मेरे ख्याल से नोट्स अगर आपको नहीं मिले तो नोट्स आप यहां से बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, सिस्टमेटिक। देखिए एकदम साफ सुथरे नोट्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो कई लोग कहते हैं नोट्स नहीं मिले, नोट्स मिले अपडेट सेक्शन में, तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये ज्यादा अच्छे नोट्स बनेंगे बल्कि यहाँ से, बराबर। तो आप उसकी टेंशन मत लिया करिए, यहाँ से बनाकर रिकॉर्डिंग देख लिया करिए, उससे रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे। बाकी मैं अपलोड कर दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर डन, 2 नंबर डन, 3 नंबर पे आइए प्रेशर। मतलब आपका काम नहीं रुकेगा इससे। प्रेशर पे आइए। तो प्रेशर पे आएंगे तो बताना प्रेशर किसके ऊपर अप्लाई करते हैं आप ये सब चीजें। प्रेशर वाला टर्म गैस के ऊपर, तो कोई गैसियस सब्सटेंस है मान लीजिए, है ना। अब अगर गैसियस सब्सटेंस के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो बताइए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को आप लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एन अपॉन वीआरटी। शुरू में हम लोगों ने पढ़ा भी था ऐसा। इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू सीआरटी। और हम पी प्रोपोर्शनल टू सी लिख सकते हैं अगर क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है। और देखिए टेम्परेचर को आप कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि आपने क्या किया 6 फैक्टर बनाए, तो उसमें से जब टेम्परेचर अगला है, तो अभी फिलहाल जब प्रेशर पढ़ रहे हैं तो टी को फिक्स मानेंगे ना भाई।
तो अभी टी को फिक्स मान के चल रहे हैं, तो टी अगर फिक्स है तो पी प्रोपोर्शनल टू सी, तो जो हाल सी का है वही हाल पी का है, तो अगर सी बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा। और बताइए सी का लॉजिक आप सीख चुके हैं, कंसंट्रेशन बढ़ने पे क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ने पे जो जो होता है वही वही प्रेशर बढ़ने पे होगा। क्या क्या हुआ था बताना, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए थे, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गए थे, तो फिर रेट बढ़ गया था। वही काम यहां भी होगा। कोई आपसे पूछे कि वो नेगेटिव ऑर्डर वाली बातें, तो कहेंगे वो सब तो कॉम्प्लेक्स में होता है, ये सब बातें मैं जनरली बोल रहा हूं, तो जनरली किसके लिए सही है सब बातें, मैं थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए जनरली वर्ड लगा हुआ, तो ये किसके लिए सही है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो बताइए एलिमेंट्री रिएक्शन में आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होती है, और मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव नहीं होती तो ऑर्डर भी निगेटिव नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं होती तो ऑर्डर भी जीरो नहीं होगी, किसके लिए, एलिमेंट्री के लिए, उसके लिए आप ये सब बातें आराम से बोल सकते हैं। ये बात पिछले टर्न पे भी डिस्कस हुई थी कि ये सब जो बातें लिख रहे हैं हम न्यूमेरिकल थोड़ी लगा रहे हैं, हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ने पे जनरली रेट बढ़ेगा, इसमें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे, उनको हम अलग से डील कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई पूछे इसमें नेगेटिव ऑर्डर वालों का क्या, तो कहेंगे वो तो अलग से डील कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं इस कंसेप्ट में, राइट। मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में भी बात हुई थी इसकी। स्लाइड नंबर 3 पे आ जाइए, बताइए कितने लोग डन हो चुके हैं अब तक, नेचर डन, कंसंट्रेशन डन, प्रेशर डन। आ जाइए टेम्परेचर पे, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इसी में समय लगता है और दिमाग भी। समय तो फिलहाल है आपके पास, बाकी चेक करते हैं। तापमान, तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहला काम आप कहेंगे सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई कोई गैस के सैंपल मान लीजिए, तो आप सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 3/2 RT लिखते हैं ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से कोलिजन्स बढ़ेंगे, अब इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से फिर इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे। और इसके बढ़ने से क्या होगा, जब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से रेट बढ़ जाएगा, बराबर। तो बताइए मेरे को यहां पे जो बातें चल रही हैं, अच्छा बीच में मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा, आप सोच रहे होंगे ये जगह क्यों छोड़ दी इसने हल्की सी, हर बात का रीजन होता है, मैं हर चीज सोच समझ के करता हूं। ठीक है, अभी आगे समझते हैं, ये बात समझ में आ गया आपको, टेम्परेचर हीट करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स के चांस बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, हेलो एक बार सब लोग उठा दिखा दीजिए, क्लियर है तो चलता जाऊं मैं आगे फटाफट, यस यस यस, ठीक है बात पहुंच रही है, वेरी गुड, बीच में चेक करता रहूंगा, चलिए वेरी गुड, फटाफट दिखाया करिए अंगूठा, 10 सेकंड के अंदर सब लोग दिखा दिया करिए, जिससे कि टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ओके चलो, ओके ओके ओके, स्लाइड नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग ये समझेंगे, कुछ टेम्परेचर के अंदर की बातें समझें। जैसे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेट बढ़ता है, तो मैंने कहा ठीक बात है, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, तो आपने लिखा रेट विल बी इंक्रीजिंग, तो किसका, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो सवाल ये है, रेट इंक्रीजेस किस रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन को मैंने बोल दिया ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मैंने बोल दिया बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है बोथ, और डी ऑप्शन है नन। ये बन गया ऑब्जेक्टिव। लीजिए भाई एक सवाल बन गया आपके सामने, क्या बात है, तो एक सवाल बन गया आपके सामने, क्या सवाल बना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो रेट बढ़ता है, किसके लिए, पहला ऑप्शन आपको क्या दिया एंडोथर्मिक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपको एक्सोथर्मिक, तीसरा दिया है बोथ, और चौथा दिया नन। पोल में शुरू कर रहा हूं आपके लिए, ये लीजिए आपके सामने पोल स्टार्ट करिए।
लो भाई आ गया लीडर बोर्ड, सुमित वर्सेस मोहम्मद रक्षा। चलिए देखिए, तो सही जवाब ये है कि बोथ। सही जवाब है बोथ। अब लोग इसमें गलत टिक करते हैं क्योंकि वो ली चैटलियर से कंफ्यूज होते हैं। इसमें देखिए ली चैटलियर अलग चीज है, ये अलग चीज है। कई लोग इसमें ली चैटलियर को मिक्स कर देते हैं, जो कि गलत बात है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये रिमाइंडर, केमिकल काइनेटिक्स का मॉड्यूल का डिस्कशन जो नेक्स्ट लगने वाला है वो है 31 को, राइट। आपका एक को एक पेपर है, एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है आपकी, तो उससे पहले 31 तारीख को 31 को मैं एक मॉड्यूल डिस्कशन लगाऊंगा 1 घंटे का, उसमें सभी को आना है, मॉड्यूल डिस्कस होगा अच्छे से, ठीक है। और वो क्लास रहेगी शाम को 31 को, ठीक है। तो वो क्लास में आपको सबको आना है, उसमें मॉड्यूल डिस्कस होगा आगे का, जहां तक हो चुका है उसके आगे का। मेरे ख्याल से 60 के आसपास डिस्कस हो गया था क्वेश्चन, 1 to 60 हो चुके हैं। 2 सेशन ले चुका हूं मैं डिस्कशन के, तीसरा सेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहेंगे सब लोग। समझ में आ गई बात, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, टेम्परेचर को जब मैं बढ़ाता हूं तो रेट बढ़ता है। किसका? तो आप कहेंगे दोनों का, एंडो का भी एक्सो का भी। अब देखिए कंफ्यूजन कहां से होता है। कंफ्यूज लोग यहां से होते हैं, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत ली चैटलियर जिंदगी में सुन लिया होता है, समझा तो नहीं होता, सुना होता है। देखिए साहब, ली चैटलियर में आप पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन एंडोसाइट में जाती है। ली चैटलियर में आप क्या पढ़ते हैं, सुनिएगा मेरे शब्द ध्यान से। ली चैटलियर में आप सुनते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने में रिएक्शन एंडोसाइट में जाती है, तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंडोसाइट में जाती है तो एंडो का रेट बढ़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो ली चैटलियर बिल्कुल अलग कहानी और ये बिल्कुल अलग कहानी है। ली चैटलियर आप कहां लगाते हैं, मेरे को एक बात बताना, कोई अगर आपने जीवन में पढ़ा हो तो ली चैटलियर आप कहां लगाते हैं? इसका तो यहाँ नाम भी नहीं लेना है ना, यहाँ तो एक कंसेप्ट ही नहीं चल रहा। ली चैटलियर से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे एंडोसाइट जाती है, तो पहली बात तो ली चैटलियर रिवर्सिबल इक्वेशन पे लगता है, इरिवर्सिबल पे नहीं लगता। यहां कहीं क्या उसने रिवर्सिबल लिखा है? नो। दूसरी बात, ली चैटलियर इक्विलिब्रियम आने के बाद उसे जब डिस्टर्ब किया जाता है तब अप्लाई होता है। यहां कोई इक्विलिब्रियम की बात हो रही है क्या? नो। तो मतलब ये तो तब लगाते हैं ना जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो, उसमें इक्विलिब्रियम उसे डिस्टर्ब किया जाए, फिर बाहर से मैं हीट सप्लाई करूं तो रिएक्शन उस हीट को कंज्यूम करे, तो फिर एंडोसाइट में जाती है। तो वो कंसेप्ट यहां पे लगाने का कोई भी लॉजिक बनता नहीं है। यहां सिंपल बात में ये सब कंसेप्ट यहां मत लगा दीजिए, बराबर। यहां सिंपल बात क्या करेंगे, कहेंगे कंटेनर साहब। यहां सिंपल बात क्या करेंगे, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई भी रिएक्शन चल रही है, चाहे वो एंडो हो चाहे वो एक्सो, कैसी भी रिएक्शन चल रही हो, कंटेनर के अंदर कैसी भी रिएक्शन चल रही है, दो मॉलिक्यूल मिल करके कुछ बना रहे हो या एक टूट के कुछ बना रहे हो, अगर आप हीट सप्लाई करेंगे, यहां पे सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी रिएक्शन चल रही हो, अगर आप बाहर से बर्नर लगा के हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट यहां मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, जो भी मॉलिक्यूल्स यहां प्रेजेंट है इनिशियली। तो बताइए, जब उनको मिलेगी तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ना। तो क्या वो ये पूछ के बढ़ेगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, भैया तुम लोग रिएक्शन कैसे करते हो, मतलब हीट रिलीज करते हो या हीट कंज्यूम करते हो, एंडो हो कि एक्सो, कैसी रिएक्शन करते हो, वो पूछ के बढ़ेगी क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी? नहीं। तो आप कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, 3/2 RT। भाई गैसेस सिंपल की 3/2 RT। तो अगर आप टी को T1 से T2 करेंगे तो ये टी 3/2 RT1 से 3/2 RT2 हो जाएगा ना, ये तो बदलेगा। और अगर ये बदलेगा तो अगर T2 बढ़ा है तो ये बढ़ेगा। और बताइए, अगर ये टर्म बढ़ गया तो सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। और अगर सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। ये पूछ के थोड़ी बढ़ेंगे कि आप रिएक्शन कैसी करा रहे हो, तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेंगे और रेट भी बढ़ेगा। यानी कि अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो सब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे, बराबर। और जब करेंगे तो बताइए उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने हीट सप्लाई की है। तो सवाल यहां पे ये है कि जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। बाकी वो एक्स्ट्रा ये पार्टिकल क्या करते हैं, एंडो करते हैं, एक्सो करते हैं, उससे मुझे क्या मतलब। मैं तो ये कहूंगा ना कि जो हीट सप्लाई कर रहा हूं इससे क्या हुआ, फायदा है नुकसान, तो कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी में इस हीट से तो फायदा हुआ है। और इससे फिर ये बदल के यहां पहुंच गई है, और इससे फिर क्या हुआ, ये बढ़ गई है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और इससे क्या हुआ, कोलिजन्स इनके बीच में फायदा हुआ है। और कोलिजन्स को फायदा हुआ है तो इफेक्टिव कोलिजन को भी फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो रेट भी बढ़ेगा, चाहे वो एंडो हो चाहे वो एक्सो हो। कितने को बात समझ में आ गई ये वाली, कि एंडो एक्सो दोनों में रेट बढ़ता है। फटाफट फटाफट फटाफट, चाहे वो एंडो हो चाहे वो एक्सो हो, दोनों में रेट बढ़ता है। डन बात। चलिए, वेरी गुड। तो एक मिसकंसेप्शन ये दूर करिए, मतलब इसमें ली चैटलियर का कोई कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसका तो नाम भी नहीं लिया मैंने अभी, केमिकल इक्विलिब्रियम में नाम लेते हैं आप, तो यहाँ पे कोई रिवर्सिबिलिटी की बात ही नहीं हो रही। अब एक और सवाल सुनिए, एक कंसेप्ट तो मिसकंसेप्शन ये दूर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 एक, अब एक क्वेश्चन नंबर 2 सुनना। 5 नंबर स्लाइड पे आओ। फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं स्टेटमेंट वाला, जिसमें कंफ्यूजन होता है। स्टेटमेंट नंबर 1, on increasing the temperature, on increasing the temperature, rate of reaction increases. ठीक।
स्टेटमेंट नंबर 2, on increasing the temperature, activation energy decreases. एक्टिवेशन एनर्जी जो ई होती है ये डिक्रीज करती है। आपको बताना है कि 4 कॉम्बिनेशन में दे रहा हूं आपको स्टेटमेंट। अब देखिए असर्शन रीजन के सवाल तो अब आएंगे नहीं क्योंकि एम्स रहा नहीं, मतलब एम्स रहा लेकिन एग्जाम नहीं रहा। तो देखिए सवाल घुमा के तो पूछ सकता है, सवाल वही पूछ लेगा आपसे, घुमा के पूछ ले, कहेंगे असर्शन रीजन नहीं आएंगे क्या? हाँ नहीं आएंगे, हम नहीं तैयार करते भैया। चलो अच्छा ठीक है, सुनना, कह देगा ABCD दे देंगे आपको, लो असर्शन रीजन ऐसे हो जाएगा। कहेगा कि ये स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 रिस्पेक्टिवली आपको बताना है 1 और 2 में क्या चल रहा है, रिस्पेक्टिवली बताना है 1 और 2 में क्या चल रहा है। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। अब लोग कहते थे असर्शन रीजन नहीं आएंगे, लो भैया नहीं आए ये आ गया। सवाल तो पूछ ही लिया ना उसने, घुमा फिरा के जैसे पूछ लिया, पूछ तो लिया उसने, हो गया काम, ठीक बात है। आओ समझे, अब मैं पोल शुरू कर रहा हूं, इसके लिए सोच के बताइए क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी सोच के बताइए क्या चल रहा है। सुमित वशिष्ठ, निशिता, मन्नू, मन्नू भैया क्या बात है, मन्नू भैया क्या करेंगे। आओ समझे, पहला कह रहा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बिल्कुल सही जवाब है, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, सबको समझ में आ गया तो पीछे वाली बात समझ के। टेम्परेचर तापमान को बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों का बढ़ता है, ये बात आप पढ़ चुके हैं पीछे, लॉजिक भी समझ चुके हैं। तो तापमान बढ़ाने पे ये तो ठीक बात है, ये तो ट्रू है, दोनों का बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। समस्या सेकंड वाले में होगी, सेकंड वाले को पढ़िए ध्यान से। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो सही जवाब है कि ये फॉल्स है, एक्टिवेशन एनर्जी गिरती है, ये बात बोल रहा है, ये गलत जवाब है, ये गलत बात है। तो सही जवाब पहले तो समझिए, ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स, सी ऑप्शन सही है। कुछ ही लोगों ने सही किया था, काफी लोगों ने गलत भी किया था। अब समझिए पहले वाले में दिक्कत है नहीं, पहला वाला ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाला फॉल्स क्यों है ये समझना होगा आपको। कह रहा है उनकी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि तापमान को बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और आपसे कहा जा रहा है ये बात गलत है। तो सवाल उठता है ये बात क्यों गलत है, तापमान बढ़ने पे एक्टिवेशन एनर्जी क्यों नहीं गिरती है। जबकि पहले याद करिए जब मैं कैटलिस्ट आपको पढ़ाता था तो कैटलिस्ट में तो यही रीजन बताया था कि जब कैटलिस्ट आता है तो थ्रेशोल्ड बैरियर गिराता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को गिराता है, इसीलिए रेट बढ़ जाता है। हेलो, तो आपने वही लॉजिक यहां भी हो सकता है लगाया हो कि तापमान बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ रहा है, तो कैटलिस्ट मिलाया था तो भी रेट बढ़ा था, तो क्या दोनों का रीजन सेम सेम है। हेलो भाई, आपने कैटलिस्ट पहले मिलाया था, रेट बढ़ा था, अभी आपने तापमान बढ़ाया है तो भी रेट बढ़ा है, तो लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, क्या दोनों का कंसेप्ट रीजन सेम सेम है। क्योंकि कैटलिस्ट में तो रीजन ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी गिर गई थी, तो क्या यहां भी एक्टिवेशन एनर्जी गिर जाएगी, तो जवाब है नो, नहीं गिरती है। अब सवाल है क्यों नहीं गिरती यहां पे, इसको समझिए थोड़ा। इसको समझने के लिए फिर से चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपको समझना होगा यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, रीजन समझने के लिए आपको कंसेप्ट समझना होगा, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसको थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्यों नहीं गिरी। देखिए ईए का जो टर्म होता है इसके बारे में आप लिखेंगे यहाँ पे कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रीजन पहले तो वहां लिख लेते हैं, इस बात का रीजन क्या है जो लिखा है यहाँ पे, इसको फॉल्स बोला, इसका रीजन क्या है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सही बात जो है वो ये है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होती है। तापमान के बदलने पे एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती है। कहेगा क्यों, बिकॉज पॉइंट वाइज देखिए मैं लिखता जा रहा हूं, तो इससे अच्छे नोट्स आपको कहां मिलेंगे,
इससे अच्छे नोट्स तो उसमें भी नहीं मिलेंगे जो आपको मैं पीडीएफ देता हूँ, क्योंकि वो तो किसी स्टूडेंट के होते हैं। यहाँ तो मैं एक एक खुद लिख रहा हूँ बातें, तो यहां से आप नोट्स बनाइए ना, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी। तो नोट्स आप बेसिक कंसेप्ट तो यहीं से लीजिए, बाकी आपको सहारा चाहिए लिखा हुआ तो मैं दे दूंगा, लेकिन नोट्स रुकने नहीं चाहिए, यहां से बन जाने चाहिए आपको। रिवाइज भी कर लिया करिए यहां से, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड only at standard condition. Activation energy is defined only at standard conditions. रीजन इसका ये दिया गया कि एक्टिवेशन एनर्जी केवल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही डिफाइन होती है। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन समझ लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही निकाली जाती है। ये एक ऐसा टर्म है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही मेजर किया जाता है। क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, वो लिख लीजिए। प्रेशर होना चाहिए 180, और इसको जब मेजर किया जाता है तो टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इसी पे डिफाइन होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप 298 केल्विन। तो दुनिया की किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को इसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिफाइन किया जाता है। अब देखिए, ये तो बयान टाइप का हो गया कि दुनिया की किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को इसी कंडीशन पे डिफाइन किया जाता है। सवाल उठता है क्यों किया जाता है, ये बात किसने बोली? तो आप कहेंगे भैया ये बात आईयूपीएसी ने बोली। करें आईयूपीएसी के बोलने से क्या होता है? भैया जैसे आप बताइए, जब आप जो है रूल बनता है, कोई विधेयक पास होता है तो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। तो आप वो बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इस डेट को ये एग्जाम होगा, इसमें ये क्राइटेरिया रहेगा, तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? क्या कहते हैं? हम नहीं मानेंगे, हम अपना अलग एग्जाम कराएंगे। नहीं चलता ना। तो वैसे आईयूपीएसी क्या, गवर्नमेंट है केमिस्ट्री, तो वो एक कंसेप्ट डिफाइन कर देगी कि हाँ ये फॉलो करना है तो ये फॉलो करना है। तो पहली चीज तो, क्या ये मैं अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा हूं? नो, या आईपीएससी ने डिफाइन किया। आईपीएससी को क्या हक है डिफाइन करने का? उसको अथॉरिटी दी गई है। कह रहे मुझे क्यों नहीं दी गई? क्योंकि आपको नहीं समझते होंगे, वो आईपीएससी को उस लायक समझते होंगे, तो इसलिए आईपीएससी को अथॉरिटी दी गई। अच्छा, अगला सवाल उठता है, मेरे को ये माननी पड़ेगी? कह रहे हाँ बिल्कुल। कह रहे यही क्यों डिसाइड करी उसने, प्रेशर 180 और टेम्परेचर 25 डिग्री ही क्यों डिफाइन की? हाँ, इस पे बहस हो सकती है कि उसने 180 की जगह 280 क्यों नहीं लिया आईपीएससी ने। तो आप कहेंगे जनरली जो प्रेशर प्रेजेंट होता है नेचर में, है ना, जहां पे आप लैब्स बनाते हैं, वहां 180 एक एटीएम का दबाव होता है ना। और जनरली जो टेम्परेचर आपको मिलता है, रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे क्वेश्चंस आप करते हैं, है ना, वहीं पे आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो वो 298 केल्विन होता है। तो बेसिक जो अवेलेबिलिटी होती है कंडीशंस की, वो ले लिया आईपीएससी ने और कहा इसी पे आप सबकी एक्टिवेशन एनर्जी मेजर करिए, चाहे कोई भी रिएक्शन आ जाए, चाहे PCl5 2 ड्रॉप PCl3Cl2 में, तो बीसी पे मेजर करिए, चाहे कोई भी रिएक्शन H2+I2 बन रहा हो, इसी पे मेजर करिए। समझ पा रहे हैं? उससे क्या फायदा होगा? उससे पता चलेगा जब सारी रिएक्शंस को एक तापमान पे, क्योंकि देखिए ध्यान से, आईपीएससी ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है इंडिया की लैब में गर्मी पड़ रही हो और कहीं रशिया की लैब में ठंडी पड़ रही हो, तो भैया वो टेम्परेचर अलग लेकर के एक्टिवेशन एनर्जी मेजर करने लगा उसी रिएक्शन की, और आप अलग टेम्परेचर पे मेजर करने लगे, तो आपकी अलग आएगी, उसकी अलग आएगी। तो एक आदमी कहेगा भैया हमारे को एक्टिवेशन ज्यादा देना पड़ता है, दूसरे कंट्री में एक्टिवेशन कम देना पड़ता है, तो वही रिएक्शन आपके लिए, एक के लिए कठिन हो गई, ज्यादा एनर्जी लग रही है, और एक के लिए आसान हो गई, कम एनर्जी लग रही है। तो फिर क्या आप एक किताब में सब समझा पाएंगे कि भाई ये रिएक्शन टफ है या इजी है? कब समझा पाएंगे? जब सबको एक बराबर बेसिस पे देखा गया हो। तो बराबर बेसिस पे कब देख पाएंगे? कोई भी रिएक्शन आप कहीं भी किसी भी दुनिया की लैब में देखिए, ये कंडीशन पे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी किताबों में जो लिखी जाती है कि एक रिएक्शन है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 20 कैलोरी है, तो अंडरस्टूड है कि वो कितने पे मेजर की गई होगी? 25 डिग्री पे, 298 पे, राइट, 180 पे। तो अगर आप तापमान बदल भी देते हैं तो भी एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन आप इसी पे करेंगे। तो भैया अगर आप तापमान बदल भी देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप डिफाइन किस पे करेंगे? इसी पे करेंगे। तो तापमान आप 40 कर लो, 50 कर लो, 60 कर लो, 70 डिग्री कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी तो इसी पे मेजर होगी। जब इसी पे मेजर होगी तो उसको तापमान से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही मेजर की जाती है। ऐसा आईपीएससी ने डिसाइड किया, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। उसका रीजन बता दिया मैंने आपको, जिससे सब जगह सारी लैब में एक कॉमन लॉजिक बन सके। अब अगर मान लो आपकी बात थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, थोड़ी और समझने के लिए हम 7 नंबर स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब इसको समझने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा तरीका सुनिएगा। अगर इससे आपको कम समझ में आया तो एक और तरीका सुनिएगा, इससे आ जाएगा कंफर्म। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 2 जगह पे कोचिंग पढ़ाई जा रही है, 2 जगह पे कोचिंग पढ़ाई जा रही है। जरा ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल क्या है। 2 जगह पे कोचिंग पढ़ाई जा रही है, मान लीजिए एक कोटा है और एक कानपुर। ध्यान सुनिएगा जरा लॉजिक, एक कोटा एक कानपुर है। कोटा मान लो कुछ लोग एडमिशन लेने गए, है ना, मान लो 1 2
3 4 लोग एडमिशन लेने गए, 5 लोग चले गए। यहाँ भी 5 लोग एडमिशन लेने गए, इनके नाम क्या है? विनोद, बबीता, बाकियों। अब देखें, ये 5 लोग यहाँ गए, 5 लोग यहाँ गए। अब बताना, यहाँ पे कोटा में ये लोग कोचिंग पढ़ने गए, यहाँ पे कानपुर में कोचिंग पढ़ने गए। तो बताइए, इनसे पूछा गया कि बताओ कुछ दिमाग है तुम्हारे पास? इन्होंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग है। कह रहे कितना दिमाग है? कह रहे केवल फर्स्ट डिवीजन, सॉरी, पास होने भर का दिमाग है, केवल बोर्ड का एग्जाम देने का है, एकदम सिंपल कोचिंग है, बोर्ड का एग्जाम। कह रहे पास होने भर का दिमाग। कह रहे पास होने के लिए कितना चाहिए होता पता है तुमको? कह रहे हाँ। सबने एक स्वर में, पांचों ने बोला, पांचों सफेद खोपड़ी वाले लोगों ने बोला 33%। कानपुर में पूछा गया तो सबने एक सुर में जवाब दिया 33%। देखिए 33%, बराबर। तो बताना, दोनों ने कहा 33%। ये चेंज क्यों नहीं हुआ? ये किसी ने 38 क्यों नहीं बोला? किसी ने 47 क्यों नहीं बोला? तो आप कहेंगे भैया ये तो स्टैंडर्ड है ना, ये तो स्टैंडर्ड बैरियर है। तो स्टैंडर्ड बैरियर चेंज नहीं होते। ये कौन डिसाइड करता है स्टैंडर्ड बैरियर? ये आप 33% आपने क्यों फॉलो कर लिया? आपने कोई बहस तो नहीं करी कि 40% पे पास करो, आपने कोई बहस तो नहीं करी कि 25% में मुझे क्यों नहीं पास किया? क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और आप फॉलो करते हैं। ये स्टैंडर्ड बैरियर है। फिर इससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हमसे क्या चाहिए, यहाँ क्यों आए? तो इन्होंने कोचिंग वाले से कहा कि हमें भैया फर्स्ट डिवीजन चाहिए। इनसे पूछा फर्स्ट डिवीजन चाहिए, इनसे पूछा 5 से, दिए भी कह रहे हमें भी फर्स्ट डिवीजन चाहिए। कह रहे फर्स्ट डिवीजन कितने पे आती पता है? कह रहे हाँ बिल्कुल पता है, 60% पे आती। इनसे पूछा फर्स्ट डिवीजन कितने पे आती पता है? कह रहे हाँ 60%। ठीक है, फिर इनसे कहा कि 60% पे आती है, तो बताओ यहां से यहां जंप करने के लिए, अच्छा ये 60% दोनों जगह सेम है, अलग अलग है? बताइए, कोटा चले जाइए चाहे कानपुर चले जाइए, दोनों जगह सेम है या अलग अलग है? सेम सेम है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर आपसे पूछा जाएगा एक बात बताओ, इनसे पूछा गया पास होने से लेकर के ये फर्स्ट डिवीजन जाने तक आपको कितना इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा, और यहां से यहां जाने के लिए कितना इंक्रीमेंट लेना पड़ेगा? 27%। माइनस कर लो, कह लो निकाल नहीं पा रहा हूं, फर्स्ट डिवीजन फिर कैसे आएगी भैया? 27% माइनस नहीं हो रहा कई लोगों से। तो बताइए 27% जो ये कौन देगा? ये जंप जो आपको देगा यही तो कोचिंग देती है। तो कोचिंग आपको 27% का जंप दिलवाएगी, बराबर। अब देखिए 27% कौन है? वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ये कहां से आई? बाहर से आई। किसने दी? कोचिंग ने दी। ये मिनिमम एनर्जी है, ये वो मिनिमम परसेंटेज है जो आपके बढ़ने जरूरी थे जिससे आप फर्स्ट डिवीजन पे पहुंच पाए। अब जरा देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोटा में, अब इस एग्जाम्पल का अपने कंसेप्ट से क्या कनेक्शन अभी समझ में आएगा। मान लीजिए कोटा में अब पढ़ाई का लेवल बढ़ गया, कानपुर में उतना अच्छा लेवल नहीं रहा, क्योंकि कानपुर से कुछ अच्छे पढ़ाने वाले मान लीजिए कोटा आ गए। ठीक है, तो अब बताना मेरे को, कोटा में अगर स्टडी का लेवल बढ़ गया है तो क्या कानपुर में स्टडी का लेवल अगर कम हो गया है तो ये पांचों लोग क्या ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती और हमारा ये 27% का जो जंप हमें मारना पड़ता है छोटा कर दो, मेरा फर्स्ट डिवीजन 54% कर दो, 53% कर दो? ऐसा चलेगा क्या? नहीं। पढ़ाई कैसी भी होती हो, कम होती हो, ज्यादा होती हो, जगह कैसी भी हो, पथरीली हो, हवादार हो, नदी बहती हो, नहीं बहती हो, मेज अच्छी हो, खराब हो जिस पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कैसा भी हो, कुछ भी पढ़ाता हो, उससे ये बैरियर नहीं चेंज होते। ये 60% बैरियर, ये 27% का गैप और ये 33% ये चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड है। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। तो आपको जंप तो इतना ही लेना पड़ेगा। कहना स्टडी अगर यहाँ अच्छी कराऊंगा तो फिर फायदा क्या होगा? कहेंगे अगर आप पढ़ाई यहाँ अच्छी कराओगे, सुनना ध्यान से, आखिरी बात, अगर आप पढ़ाई अच्छी कराओगे तो हो सकता है 5 में से 3 लोगों को पढ़ाई समझ में आ जाए और वो जंप करके यहाँ पहुंच जाए। 5 में से 3 लोगों को या 4 लोगों को पढ़ाई समझ में आ जाए और वो यहां पहुंच जाए। एक नहीं पहुंच पाया, मान लो विनोद नहीं पहुंच पाया। यहां मान लो आपने पढ़ाई खराब कराई तो क्या होगा? पढ़ाई खराब कराएंगे तो पता लगा एक ही पहुंच पाया, 4 नहीं पहुंच पाए। तो बताइए यहां पे और यहां पे क्या अंतर हुआ, समझ में आया? यहां पे लोग जो ये ऊपर छत पे चढ़ गए 60% पे, ये एक्टिव लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पर्सन है। कितने एक्टिवेटेड पर्सन है यहाँ पे? 4। और यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पर्सन कितने? सिर्फ 1। तो बताइए नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पर्संस यहां पे कम हो गए। यही लॉजिक है ना भाई, यहां पे नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पर्सन क्या हो गए? ज्यादा हो गए, और यहां नंबर ऑफ एक्टिवेटेड पर्सन कम हो गए। यही फर्क हुआ ना, इसीलिए यहां पे रिजल्ट अच्छा आया, यहां पे रिजल्ट अच्छा आया और यहां पे रिजल्ट खराब आ गया। यही अंतर है दोनों जगह में। अब आप कहेंगे इसका तुम्हारे कंसेप्ट से क्या ताल्लुक है, ये बताओ। ताल्लुक है योर ऑनर, सुनिए क्या ताल्लुक है, साबित करता हूं। मैं वकील हूं, देखिए वकील भी होके। अब देखना सुनना, यहाँ कोटा था साहब, यहाँ कानपुर था। अब जरा देखिए, यहाँ 2 अलग अलग रिएक्शन चल रही थी, एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है। तो बताइए 2 अलग अलग रिएक्शन अगर चल रही हैं
तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं स्टडी यहाँ अच्छी कराता हूँ, स्टडी अच्छी खराब करने से क्या होता है? टेम्परेचर, स्टडी का मतलब यहाँ क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा रखता हूँ या टेम्परेचर कम रखता हूँ, एक मान लो एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन को दो अलग अलग जगह पे आपने समझा, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रखा, यहाँ टेम्परेचर कम रखा। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप प्रोवाइड करते थे, 27% का जंप लगवाते थे, क्या वो बदल जाएगा? क्या यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या ये जो जंप है ये 27% की जगह पे क्या ये 25% का रह जाएगा या 24% का रह जाएगा, तो या 30% का हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, चाहे पढ़ाई अच्छी कराओ चाहे खराब कराओ, ये जो गैप है तो गैप मेंटेन रहेगा। क्योंकि ये गैप मेजर किस पे हुआ? ये गैप 25 डिग्री पे मेजर हुआ है, 298 केल्विन। समझ में आ रही बात? तापमान कुछ भी ले लीजिए, ये स्टैंडर्ड बैरियर जो है, ये जो गैप है, ये चेंज होने वाले नहीं है। तो तापमान बढ़ने से फिर रेट क्यों बढ़ जाता है? कोई पूछे तापमान बढ़ने से यहाँ रेट क्यों बढ़ गया रिएक्शन का, तो आप कहेंगे रेट इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ाई अच्छी कराते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, तो एनर्जी आपने सप्लाई कर दी क्या इन पांचों को, और यहाँ पे जब पांचों को आप तापमान ज्यादा देंगे, एनर्जी ज्यादा देंगे, तो इनमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी और इनमें से ज्यादा लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 लोग एक्टिव हो गए, तो यहाँ नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे रेट बढ़ जाता है। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे रेट बढ़ जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या रीजन क्या देंगे आप कि सबसे पहले यहाँ पे तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा मतलब पढ़ाई अच्छी कराई तो क्या होगा? गैप उतना ही रहेगा, देखो बैरियर तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसको क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। 4 लोग अब इसको क्रॉस कर रहे हैं, पहले एक ही क्रॉस करता था, अब 4 क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और रेट इसलिए बढ़ गया। अगर ज्यादा लोग एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा लोग थ्रेशोल्ड बैरियर पे या दीवार पे यहाँ चढ़ जाएंगे, बताओ, तो ज्यादा लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रेट बढ़ जाएगा। तो बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेट बढ़ जाता है, क्या रीजन है? टेम्परेचर बढ़ने पे रेट बढ़ जाता है, क्या रीजन है? तो आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, ना कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी तो उतनी है 27%, उस एक्टिवेशन एनर्जी को पाने वाले और क्रॉस करके ऊपर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए रेट बढ़ जाता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से अगर पूछे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कहेंगे हाँ बिल्कुल बढ़ती है। कह रहे फिर क्या होता है? कहेंगे फिर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है? नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे खाली जगह छोड़ी थी नहीं मैंने, इसीलिए छोड़ी थी, हर चीज का मतलब होता है। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और बताइए जब ये बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा लोग एक्टिव हो गए तो फिर इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो फिर रेट बढ़ जाएगा। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ने पे रेट क्यों बढ़ जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कम हो जाती है, वो तो वही रहेगी, लोग एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ जाती है। समझ पा रहे? इसलिए रेट बढ़ जाता है, और इसलिए कहा जाएगा कि ये वाला जो आपने लिखा था टेम्परेचर बढ़ने पे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, ये गलत, ये फॉल्स है। और सही बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ने पे एक्टिवेशन एनर्जी वही रहती है, उस गैप को क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। कितनों को बात समझ में आ गई? 10 सेकंड में सब लोग उठा दिखा देंगे। और अगर आपको आज ना ये बात समझ में आए तो यकीन मानिए आपका टीवी खराब है, फिर आपको धरती पे कोई नहीं समझा सकता। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको, अगर आपको आज ये बात मेरे से समझ में नहीं आई तो मतलब मैं आपको बिल्कुल लिख के दे सकता हूं कि आपको धरती पे कोई नहीं समझा सकता। ग्रह चेंज कर लीजिए, आपका टीवी खराब है, सैमसंग का है, नया ले लीजिए। दिक्कत अंदर है आपके, समाज में दिक्कत मत तलाशिए, समस्या आपके भीतर है। आ जाना चाहिए, अब तक मतलब कितना भी पैदल उसको आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे कोई आपसे पूछे कि भैया रेट क्यों बढ़ जाता है, तो कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी गिर जाना, ये रीजन नहीं है, बल्कि रीजन क्या है? वो तो स्टैंडर्ड पे मेजर होती है। रीजन है एक्टिव लोगों की संख्या। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो उसी एनर्जी को पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है, सुनिए, सवाल एक करा देता हूं कुछ जल्दी से, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 94, मॉड्यूल भी आपके पास ही है, सब कुछ आपके पास ही, लीजिए 94। क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ेंगे। पढ़िए। लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू, पोल शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए। पोल स्टार्ट होता है आपके सामने, ये लीजिए। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, किसकी वजह से? क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है? देखो पूछा लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, गलत।
ये तो बहुत लंबे में गलत है, इसको तुरंत काट देना, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, अभी सिखाया। सुमित मन्नू भैया, प्रतीक पारिक। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का घटना, ये तो बकवास रीजन है बिल्कुल। बचे कितने, 1, 2 और 4 नंबर, 3 चीजें बची हैं, इनको समझिए। नंबर ऑफ कोलिजन्स का बढ़ना, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। देखिए टेम्परेचर बढ़ने पे कोलिजन्स बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ये भी सही बात है। जब कोलिजन्स एक्टिवेटेड, अच्छा एक्टिवेटेड लोग होंगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगे, सही बात है। शॉर्टनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ, ये लोग ये सब पढ़ते ही नहीं, लोग सीधे टिक करके आ जाते हैं। अब देखिए रो को रटा होता है, तो रटे वाले क्या करते हैं, कहते हैं भैया मेरे को तो ये मास्टर ने याद कराया था 2 नंबर। कह रहे कैसे, कह रहे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, याद कराया था उसने, और ये याद कर लिया था मैंने, उसने भी याद किया हुआ था, मेरे को भी याद करा दिया, मैं आगे वालों को याद करा दूंगा, फिर वो आगे वालों को याद करा देंगे, पूरी पीढ़ियां बर्बाद कर दूंगा। लॉजिक समझिए, नंबर ऑफ कोलिजन्स का बढ़ना गलत थोड़ी बोल रहा है। मीन फ्री पाथ क्या होता है आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं तो दूसरा टिक करूंगा। जरा समझ लीजिए, जरा कंसेप्ट समझ लीजिए जरा। अगर आपसे कहता है मीन फ्री पाथ क्या होता है, जरा इसको भी समझ लीजिए, कल को सवाल आ सकता था, जरा इसको भी समझ लीजिए। लॉर्ड क्या है, इसको भी समझ लीजिए। यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या हुआ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। फिर क्या हुआ, फिर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड लोग उस एनर्जी को लेकर ऊपर ज्यादा एक्टिव हो गए। फिर लोग एक्टिव ज्यादा हो गए इसलिए कोलिजन बढ़ गए, या कोलिजन बढ़ गए इसलिए लोग ज्यादा एक्टिव हो गए। जरा मेरे को बताइएगा एक बात, लोग टकराते ज्यादा हैं इसलिए ज्यादा एक्टिव हैं, या ज्यादा एक्टिव है इसलिए ज्यादा टकराते हैं? हेलो, लोग एक्टिव हैं इसलिए ज्यादा टकराते हैं, या टकरा टकरा के एक्टिव हो रहे हैं? तो क्या बोलेंगे आप, लोग एक्टिव ज्यादा है इसलिए ज्यादा टकराते हैं। समझ पा रहे? प्राइमरी रीजन क्या है बताओ? प्राइमरी रीजन है एनर्जी का बढ़ना, फिर एक्टिव होना। तो पहले आया टेम्परेचर, फिर आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फिर एक्टिवेटेड लोग ज्यादा हो गए, फिर कोलिजन्स बढ़े, ये ऑर्डर है। फिर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हुए, मतलब लोग इफेक्टिवली ज्यादा टकराते हैं, फालतू कम घूमते हैं। भाई टक्करें ज्यादा करते हैं तो मतलब टकराते हैं, फालतू कम घूमते हैं। ध्यान दीजिए, फ्री पाथ क्या होता है? फ्री पाथ समझ तो लीजिए, आपको पता ही नहीं तो आप टिक कर दिया मैंने। फ्री पाथ का मतलब होता है एक पार्टिकल है गैस का, इधर गया इधर गया इधर गया, इससे टकराया, पहला कोलिजन हुआ। नंबर 1 पार्टिकल ने नंबर 2 पार्टिकल से पहला कोलिजन किया, फिर नंबर 1 पार्टिकल वाला, ये जो नंबर 1 पार्टिकल था ये यहां से फिर भाग गया, ऐसे रैंडम रैंडम रैंडम, फिर जाके 3 से टकरा गया। ध्यान दीजिए, एक वाला 2 से टकराया, फिर एक वाला घूमता घूमता 3 से टकराया। 2 से टकराने और 3 से टकराने के बीच में जो 2 टक्करें उसने कॉन्जिक्यूटिव ली, उनके बीच में जो ये फालतू घुमा है, ये नीला वाला रास्ता, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। ध्यान समझिए क्या बोल रहा हूं। एक नंबर वाले पार्टिकल ने 2 से टकराया ऐसे, फिर जो पहला कोलिजन हो गया उसके बाद नेक्स्ट कोलिजन के लिए आगे भागा, फिर फालतू घूमेगा क्योंकि रैंडम है। जितना वो फालतू घूमेगा अगली टक्कर से पहले और पहली टक्कर के बाद और दूसरी टक्कर से पहले, वो फ्री पाथ होता है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन जब वो करता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जितना वो खाली दौड़ता है वो फ्री पाथ है। क्या बोल रहा हूं? 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जितना कोई पार्टिकल फालतू घूमता है वो क्या है? वो फ्री पाथ है। फ्री पाथ मतलब मुफ्त का रास्ता, कोई मतलब नहीं, ऐसे घूम रहा है रैंडम। ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या होता है? जब ऐसी 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन की आप डेटा निकालते जाएंगे तो हर बार ये नीला वाला रास्ता एक ही जैसा थोड़ी होगा, हर बार अलग अलग, कभी छोटा कभी बड़ा। तो ऐसे क्या करो, सेकंड नंबर थर्ड नंबर की टक्कर, फिर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर की टक्कर, इनके बीच में जो फालतू घूमता जा रहा है उनका डेटा लिखते जाओ, उनका एवरेज ले लो, उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर कोई आदमी कोलिजन ज्यादा करता है, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन अच्छे करता है, टकराता बढ़िया है, कोई आदमी मतलब बढ़िया टकरा रहा है, तो अगर वो टकरा ज्यादा रहा है तो क्या फालतू कम घूमेगा? तो आप क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ कम हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताना, किसी आदमी की नौकरी लग गई इसलिए वो फालतू कम घूमता है, या फालतू कम घूमता था इसलिए नौकरी लग गई? अगर भैया फालतू कम घूमने से नौकरी लग जाती तो सब लोग घर में बैठ जाते, कहते तो घूमते नहीं, हम तो ऐसे बैठे हैं, नौकरी लगाओ। तो ध्यान दिए लॉजिक क्या है, फालतू कम घूमने से नौकरी नहीं लगती, नौकरी लग जाती इससे लोग कम फालतू कम घूमते हैं। तो बताइए क्या किया? तापमान बढ़ाया, एनर्जी सप्लाई की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, लोग एक्टिव हो गए, कोलिजन्स बढ़े, खूब टकराना शुरू कर दिया। यानी कि टकराना शुरू कर दिया तो मतलब काम पे लग गए। देखो काम पे लग गए, काम पे लग गए तो भैया फालतू कम घूमेगा, काम पे लग गए तो फालतू कम घूमेगा। ऑर्डर समझ पा रहे हैं? फालतू कम घूमेगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। देखो काम पे लग गए, देखो काम पे लग गए, टकराते हैं तो फालतू कम घूमते हैं तो रेट बढ़ जाता है। ये ऑर्डर है, ये समझ पा रहे हैं? तो बताइए ये सब उसमें था, टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, मीन फ्री पाथ गिर गया, रेट बढ़ गया, ये सब उसमें था ऑप्शंस में। लेकिन आपने टिक क्या किया? आपने ये टिक किया क्योंकि ये प्राइमरी रीजन है। देखिए ये प्राइमरी मेन रीजन ये है, टेम्परेचर, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फिर ये मेन रीजन है, उसके बाद ये सब रीजन है। तो ये भी थे उसमें, कोलिजन का बढ़ना गलत थोड़ी है, मीन फ्री पाथ का बढ़ना गलत थोड़ी है, लेकिन ये प्राइमरी रीजन है इसलिए ये टिक किया जाएगा। ये मेन कंसेप्ट है। चैट खोल रहा हूं, 10 सेकंड के अंदर सबके अंगूठे दिख जाने चाहिए। अगर बात समझ में आ गई, उसका आंसर मैंने नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्यों टिक किया।
चलिए, वेरी गुड, सबको समझ में आ गई बात। डन 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 डन, 3 के ऊपर हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तापमान चल रहा है और आगे बढ़ जाइए, यहां तक आप पहुंच गए। तापमान का कंसेप्ट आप समझ गए। एक कंसेप्ट यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे आ जाइए। तो 2 सवाल लगा लिया आपने, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इस पर सवाल लगाते हैं। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लो कि टेम्परेचर पहले टी था, उस पर रेट कांस्टेंट केटी था, फिर टेम्परेचर आपने 10 डिग्री या 10 केल्विन से बढ़ा दिया, 10 डिग्री या 10 केल्विन से बढ़ा दिया, तो उस पर रेट कांस्टेंट केटी प्लस 10 हो गया। तो म्यू जो होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट या थीटा या म्यू। इसका मतलब होता है कि जो फाइनल रेट कांस्टेंट हो गया 10 डिग्री बढ़ाने के बाद, और जो पुराना वाला रेट कांस्टेंट था जब 10 डिग्री नहीं बढ़ाया था, उनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं म्यू। ये म्यू की डेफिनेशन। तो मतलब म्यू कितने डिग्री के चेंज पे एप्लीकेबल होता है? 10 डिग्री के चेंज पे। तो आप 10 डिग्री का चेंज करिए, 10 ही डिग्री पे डिफाइन होता है, ध्यान दीजिए। 10 डिग्री का चेंज करिए, 10 डिग्री से जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और जो बढ़ जाएगा तो फाइनल अपॉन इनिशियल कर दीजिए, फाइनल अपॉन इनिशियल का जो रेशियो होगा वो म्यू होगा। ठीक है, ये लॉजिक है। इसमें कुछ काम की बातें सुन लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, जो म्यू की वैल्यू होती है जनरली वो एग्जिस्ट करती है, जनरली म्यू एग्जिस्ट, जनरली म्यू एग्जिस्ट बिटवीन 2 and 3। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ mu is not given in the question, then we will assume it equal to 2। Second point, अगला point, if initial temperature is not given in the question, then we will assume it (25 डिग्री सेल्सियस)। फिर क्या क्या बातें लिख रहा है पढ़िए ध्यान से। पहला पॉइंट क्या पूछा उसने, जो म्यू एग्जिस्ट करता है जनरली 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिए, जब आप 10 डिग्री या 10 केल्विन का चेंज करेंगे तो जो रेट कांस्टेंट होगा वो थोड़ा ही तो बढ़ेगा, मतलब पहले से 2 गुना हो जाएगा या पहले से 3 गुना हो जाएगा। 50 गुना थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 डिग्री का ही तो चेंज किया है। भाई 40 डिग्री था, आपने 50 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट थोड़ा ही तो बढ़ेगा ना, 2 गुना 3 गुना, इतना ही बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप पाएंगे कि म्यू की वैल्यू आपको 2 गुना 3 गुना इसी के आसपास मिलती है, इससे ज्यादा रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ जाता है। अच्छा, अगर म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ना दी जाए तो आप उसको क्या मान लेंगे? 2। क्यों 2 मान लेंगे अगर क्वेश्चन में ना दी जाए? क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं दी जाती है तो जनरली पाएंगे आप 99% क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू 2 ही आती है या 2 के आसपास आती है। तो अगर नहीं दी जाए तो 2 मान लेंगे, लेकिन अगर दी जाए तो जो दी जाए वही मानेंगे। अगर क्वेश्चन में इनिशियल तापमान आपको ना दिया जाए तो आप उसे कमरे के तापमान मान सकते हैं, मतलब ये जो शुरुआती टी है इसको आप 25 डिग्री मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं जाता है तो बताइए, अगर म्यू की पहली डेफिनेशन बनानी हो और कोई टेम्परेचर ना दिया हो तो आप क्या मानेंगे? नीचे वाले को 25 डिग्री मान लेंगे, तो फिर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो ऊपर वाले को 35 डिग्री मान लेंगे। तो अगर आपको कुछ ना क्वेश्चन में दिया जाए तो ये बेसिक, सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है म्यू की। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि म्यू का सबसे बेसिक फॉर्मेट क्या है तो आप कहेंगे ये बेसिक फॉर्मेट, राइट। लेकिन ये कब लगाना है? जब आपको इनिशियल टेम्परेचर ना दिया जाए। दिया जाए तो जो दिया जाए उस पर फिर सवाल लगाएंगे। अब इस पे सवाल लगाते हैं अब इस पे सवाल लगाते हैं। ये सब तो हो गया था। जैसे ये पढ़िए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना शुरू करो। पढ़ लिया? पोल शुरू करो। ठीक है, चलिए पोल स्टार्ट करते हैं इसके लिए।
तो क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, यानी कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट 2 गुना हो जाता है। रेट हो जाता है, ध्यान दीजिए, तो रेट कांस्टेंट भी 2 गुना हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, रेट होता है के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, है ना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भैया सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बदल रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो बाकी कुछ नहीं बदल रहा हूँ, तो मान के चलेंगे ना अब एक चीज बदल रही है, तो बताओ ये वाला टर्म तो कांस्टेंट होगा ना, और ये वाला टर्म कांस्टेंट होगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ने पे रेट बढ़ेगा, तो जितने गुना रेट बढ़ेगा उतने गुना रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ये बात समझ में आती है? सुमित, प्रतीक, मोस्विनी, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये वाला टर्म थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स है ना, कंसंट्रेशन वगैरह थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने पे आपने पढ़ा है कि रेट बढ़ रहा है, तो जितने गुना रेट बढ़ेगा उतनी गुना रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, बराबर। तो मतलब ये दोनों सेम गुना बढ़ते हैं, अगर ये 4 गुना बढ़ा है तो ये भी 4 गुना बढ़ा है। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो इसका रेट कांस्टेंट भी कितने गुना हो गया होगा, 2 गुना हो गया, अगर टेम्परेचर का सवाल है। तो बताइए 10 डिग्री का चेंज करने पे अगर रेट कांस्टेंट पहले से 2 गुना हो जाता है, तो क्या म्यू की वैल्यू 2 है इसका मतलब, यानी कि हर 10 डिग्री का जब आप बढ़ाएंगे तो 2 गुना हो जाएगा। तो पहले मान लो आपने 10 डिग्री से कितने कितने 30 डिग्री से शुरू किया, मान लो, तो 30 डिग्री से आपने शुरू किया, तो अगला वाला टेम्परेचर आपने क्या लिया होगा, 40, 10 डिग्री बढ़ा दिया। फिर अगला वाला क्या लिया होगा आपने, 50, फिर 10 डिग्री से बढ़ा दिया। फिर अगला वाला क्या लिया होगा, 60, फिर 10 डिग्री से बढ़ा दिया। फिर अगला वाला लिया होगा 70, फिर 10 डिग्री से बढ़ा दिया। और फिर अगला वाला क्या लिया होगा, 80, फिर 10 डिग्री से बढ़ा दिया। फिर बताओ ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैं बार बार आगे जब जा रहा हूँ, तो 30 से जब 40 पे जाऊंगा, तो अगर यहाँ पे वैल्यू कितनी दिखे, अगर यहाँ वैल्यू कितनी दिखे, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स के। फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, फिर डबल हो जाएगी, तो 4 टाइम्स के। यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स के। फिर डबल हो जाएगी 16 गुना, फिर डबल हो जाएगी 32 गुना। समझ पा रहे हैं? तो पहले के था तो कितना हो गया, 32, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 टाइम्स हो जाएगी। कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, डन, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब बात ये समझ में आ गई। अब मान लीजिए इसी सवाल में मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा। देखिए अभी ये सवाल में क्या था कि आपने आराम से निपटा लिया। अच्छा, इस सवाल में बताना 8 नंबर में क्या करोगे। 8 नंबर की हिंट सुनो, कह रहा है कि 2.3 गुना हो गई। अब इसमें आपको म्यू को 2 थोड़ी मानना है, जितना दिया उतना मानना है। देखो 2.3 है। अब बताने से पोल शुरू करो, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट, जल्दी से। अभी आपको पीछे मैंने क्या सिखाया, अगर रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है इतने गुना हो जाता है जब इतने से इतने जाते हैं, तो रेट कांस्टेंट भी उतना ही गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन वाले टर्म में आपने कोई चेंज किया नहीं। तो अगर ये 2.3 गुना हुआ है 300 से 310 जाने पे, तो म्यू कितना है, म्यू है 2.3। तो बताइए अगर यहां से 300 से आप 310 जाएंगे, तो बात समझ गए होंगे, के भी उतना ही गुना होगा, के भी उतना ही गुना होगा। तो बताना के भी उतना ही गुना हो जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, 2.3 के। अब सुनिए नया सवाल। अब नया सवाल ये सब तो लगा लेंगे आप। नया सवाल ये, कल को मान लो यहाँ पे कह दे वो, कल को एक नया क्वेश्चन यहाँ पे बना दे कि भाई पहले 10 डिग्री पे आप बैठे थे, फिर आप चले गए 90 डिग्री पे या 100 डिग्री पे, तो आपने कर लिया। फिर मान लो 100 डिग्री की जगह आप उसने कर दिया 240 डिग्री। अब कहता है यहाँ पे अगर के था तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब देखिए आप बार बार अब 10-10 करेंगे आप 10। अब जैसे आप पिछले सवाल में क्या करते थे, 20-30-40-50 हो गया सवाल, 50-60-70-70-80 हो गया सवाल। इस बार अगर आप 10-10 करके बढ़ाएंगे तो 240 10, अगर आपने 20-30-40 किया तो आपका 50-60-70 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस बार एक तरीका समझिए, क्योंकि बड़ा गैप है यहाँ पे। जब बड़ा गैप आ जाए तो आप ऐसे मत खेलिए 10-10 बढ़ा के, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो नया कंसेप्ट समझिए, जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो जो आंसर होता है वो म्यू टू द पावर डेल्टा टी बाई 10 टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है, एक फैक्टर से बढ़ जाता है, ये वो फैक्टर है। तो आंसर इस फैक्टर से बदल जाता है, बराबर, इस फैक्टर से बदल जाता है। जैसे मान लीजिए पिछला सवाल आपने लगाया था ये वाला, कोई भी एक सवाल पकड़ लीजिए, मान लो आपने एक सवाल लगाया ये वाला, म्यू टू द पावर डेल्टा टी बाई 10 से लगाओ, सीधे खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस सवाल में डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना देखो 50। तो अगर डेल्टा टी 50 है तो सीधे एक लाइन में खत्म करो। यहाँ पे डेल्टा टी अगर 50 है तो क्या लिखें बताओ, म्यू टू द पावर डेल्टा टी बाई 10, यानी कि म्यू टू द पावर 5। म्यू टू द पावर 5 मतलब म्यू कितना है 2, तो 2 टू द पावर 5 टाइम्स हो गया, आंसर खत्म हो गया। क्लियर है? कल को मान लो आपको बड़ा से बड़ा सवाल मिल जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे ये सवाल मिल गया तो बताओ इसमें क्या करेंगे।
इसमें लगा के देख लेंगे। बताओ अगर उसने कहा कि 10 से 240 हो गया तो डेल्टा टी निकाल लोगे यहां से। बताओ डेल्टा टी कितना हो गया 230। तो आंसर क्या हो जाएगा म्यू टू द पावर 230/10 यानी कि 23 टाइम्स। म्यू टू द पावर 23 टाइम्स। अगर म्यू 2 है तो 2 पावर 23 गुना। अगर पहले किया था तो अब इतना हो जाएगा। क्या सीधे टिक करके चले आएंगे आंसर। कितनों को बात समझ में आ गई ये वाली कि आंसर को कितने गुना करना चाहिए म्यू टू द पावर डेल्टा टी बाई 10। फटाफट दिखाई करिए अंगूठा। बात अगर समझ में आ गई तो फटाफट दिखाइए, आगे बढ़ते जाए। तो आपको मतलब बड़े से बड़ा सवाल आ जाए तो मतलब आपको ये फैक्टर दिमाग में रखना है। ये फैक्टर क्या बताता है समझ पा रहे हैं। जैसे डेल्टा टी का अगर गैप है उसमें 10 डिवाइड कर देंगे तो ये बताता है कि डेल्टा टी के अंदर 10 वाले कितने सेट बन गए। डेल्टा टी के अंदर 10 वाले कितने सेट बन गए। जितने सेट बन गए उतनी बार म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और वही म्यू के ऊपर पावर आ जाएगी। यहां से लॉजिक निकाला गया है। तो ये फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो पुराने रेट कांस्टेंट को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज सुन लीजिए एक दो यहां पे इंपॉर्टेंट। अगर वो कहता है क्वेश्चन में कभी कि टेम्परेचर इज, देखिए सारा खेल डेल्टा टी निकालने का है। अगर वो कहता है टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, लैंग्वेज देखिएगा जरा, लैंग्वेज में क्या कंफ्यूजन है। इंक्रीज्ड बाय 40 डिग्री और इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल तापमान दिया हुआ है 10 डिग्री। तो इसका मतलब समझा लेंगे। क्या समझाएंगे इसका मतलब। मान लो सवाल में ये आ गया और कहता है इसमें जरा रेट कांस्टेंट फाइनल वाला बता के दिखाओ, तो क्या बोलेंगे इनिशियल 10 था, 40 से बढ़ गया बाई 40 बढ़ गया। तो बताओ इस सवाल में क्या लिखोगे फिर लैंग्वेज। बताओ डेल्टा टी आपको मिल गया कितना, सॉल्यूशन देखिए इसका, एक लाइन का सॉल्यूशन। बताओ डेल्टा टी कितना हो गया फिर 40 बाई लिख दिया ना। 10 था कि नहीं था उस समय क्या मतलब, भाई हमें डेल्टा टी चाहिए होता, मिल गया। तो म्यू टू द पावर आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इतने टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या समझ में आ रही बात। अगर नेक्स्ट स्लाइड में चलूं 11 नंबर में लैंग्वेज चेंज कर दूं। अब देखो यहां पे रोल आ जाएगा उस चीज का। इनिशियल तापमान आपको दिया जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर मान लो दिया गया के और 10 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर दिया गया कितना 10 डिग्री और आपसे कहता है कि भैया 10 डिग्री लेने के बाद टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अप टू 40 डिग्री या बोलता है 240 डिग्री। दोनों एक ही बात होती है। 40 डिग्री तक ले गए अब 240 डिग्री, ऐसी लैंग्वेज आती तो बताना इस बार डेल्टा टी कितना लगाओगे। हाँ भाई, इस बार अगर आप सॉल्यूशन लगाएंगे तो सॉल्यूशन में क्या, इस बार आपको क्या इनिशियल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। इसमें रेट कांस्टेंट अगर के दिया तो बाद वाला बताना है। तो बताओ इनिशियल की जरूरत पड़ेगी इस बार, क्योंकि 10 डिग्री पहले तो और कहां तक पहुंचा दिया, अप टू का मतलब 40 तक पहुंचा दिया। अब बताओ 40 तक पहुंचा दिया तो डेल्टा टी कितना लगाओगे, 40 थोड़ी है, डेल्टा टी 30 हो गया। क्या समझ में आ रही बात। अप टू का मतलब समझ पा रहे हैं, बाई का मतलब अलग, अप टू का मतलब अलग। तो 40 तक पहुंचा दिया तो डेल्टा टी कितना लगाएंगे 30 लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा म्यू टू द पावर डेल्टा टी बाई 10 यानी कि म्यू टू द पावर 3 टाइम्स। क्या इतने गुना रेट कांस्टेंट हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, तोड़िए फटाफट। दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया, बाई और अप टू, बाई अप टू दोनों समझ में आ गया। अगर बोलता है अप टू या टू तो एक ही बात है, 40 तक ले गए तो गैप निकाल लेंगे। इसमें देखो इनिशियल का रोल है, इनिशियल नहीं पता होगा तो हो ही नहीं पाएगा सवाल। लेकिन पीछे वाले में इनिशियल का कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि अगर बाई दे दिया तो खत्म हो गया सीधे सवाल, डेल्टा टी आ गया, खत्म एक लाइन में सवाल डन। इस टाइप की कंसेप्ट भी क्लियर। 11 नंबर डन। चलते जाइए फटाफट आगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं, खटखट बढ़ते जाओ। अगला पॉइंट बताओ कौन सा था, क्या क्या चल रहा था भैया अभी तक। देखो पीछे पलट के देख लो जल्दी से। यहां तक पहुंच गए हम लोग। प्रेशर डन, टेम्परेचर अप डन। देखो टेम्परेचर अप जाके डन हुआ पूरा। अब आ जाओ कैटलिस्ट और सनलाइट एक्सपोजर फटाफट। कैटलिस्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 5वां पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, देख लीजिए। कैटलिस्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कैटलिस्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट में बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं, कुछ नई बातें हैं वो समझ लेते हैं। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, देखिए एडिशन ऑफ कैटलिस्ट में ग्राफ बनाते हैं। बाकी ग्राफ हो चुके हैं पहले, वो सब थ्रेशोल्ड बैरियर नीचे वो सब हो चुका है बहुत पहले। अब इसमें एक नई बात है वो मैं करा देता हूं, बाकी सब हो चुका है, पीछे उठा के देख लेना। ये रिएक्टेंट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। 3 ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बनाता हूं दूसरा ग्राफ।
देखिए एक पीला वाला ग्राफ हो गया, ग्राफ नंबर 2, और एक मान लो ये ग्राफ ले लो, हरा ग्राफ, ग्राफ नंबर 3। 3 ग्राफ बना दिए मैंने आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एंथैल्पी प्लॉट किया और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्लॉट किया। आपको बताना इन 3 ग्राफ में से कोई एक ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट, कोई एक है नेगेटिव कैटलिस्ट, कोई एक ग्राफ है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक कोई है विदाउट कैटलिस्ट। कौन सा वाला किसका होगा, कौन सा वाला किसका होगा, ये बताना आपको। 1 to 1 मैपिंग करानी है, मतलब कोई एक है विदाउट कैटलिस्ट। तो मैपिंग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एचआर एचपी पे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, एचआर वही रहता है भैया, उस पर कैटलिस्ट का कोई असर ही नहीं, और एचपी वही रहता है, उस पर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जब देखेंगे तो उस पर फर्क पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर अगर आप देखें तो पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर ये था, यहाँ ऊपर तक देखो लाल वाला, तो पहली एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई, दूसरी वाली बैरियर यहाँ पहुंच गया तो दूसरी वाली ये हो गई, तीसरी वाली बताओ बैरियर यहाँ पहुंच गया तो तीसरी वाली ये हो गई। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्या तीनों एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होंगी, बैकवर्ड में भी ये होगा, फॉरवर्ड में भी ये होगा। तो बताओ इनको नाम दे देते हैं, इसको बोल दिया मैंने EA1, इसको बोल दिया मैंने EA2, सब फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोल दिया मैंने EA3, इसको बोल दिया मैंने TE1, इसको बोल दिया मैंने TE2, और इसको बोल दिया मैंने TE3, ठीक है। इस वाले को लगने वाला टाइम बोल दिया T1, इस वाले को टाइम को बोल दिया T2, और इस वाले टाइम को बोल दिया T3। अब मेरे को बात बताइए फटाफट, जरा ऑर्डर बताना शुरू करो। EA1 की वैल्यू क्या EA2 से ज्यादा है? यस। EA2 की वैल्यू EA3 से ज्यादा है? यस। बराबर। बताओ TE1 की वैल्यू TE2 से ज्यादा है? यस। और T2 की वैल्यू क्या T3 से ज्यादा है? यस। फिर जरा टाइम कंपैरिजन करो, सबसे लंबा रास्ता कौन सा है? देखो पीला वाला रास्ता सबसे लंबा, तो T1 सबसे ज्यादा लगेगा। फिर बताओ उससे छोटा रास्ता ये नीला वाला रास्ता, T2 थोड़ा कम लगेगा। और बताइए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये हरा वाला, T3 और कम लगेगा। और बताओ जिसमें समय सबसे कम लगा, जिसमें समय सबसे कम लगा वो सबसे तेज स्पीड से हुआ, यानी कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, बराबर। और जिसमें समय सबसे ज्यादा लगा, इसका मतलब वो धीमे धीमे हुआ, समय ज्यादा लिया उसने, तो मतलब वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। क्या ग्राफ समझ पा रहा है? और जो T2 वाला फिर समझिए आप, ये विदाउट कैटलिस्ट है। क्या कर लेंगे? तो बताइए T1 वाला कौन सा हो गया? T1 वाला किससे मिल गया जाकर के? नेगेटिव कैटलिस्ट। T1 वाला ये जो ये नेगेटिव कैटलिस्ट, ये जो सबसे छोटा है T3 वाला, ये किससे मिल गया? ये पॉजिटिव कैटलिस्ट। बाकी आप समझिएगा नीला वाला कहां जाएगा, ठीक है बात है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा टाइम लगाया इसने, ये T1 वाला, ये सबसे ज्यादा टाइम लगाया, ये नेगेटिव कैटलिस्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। और जो सबसे कम समय लगा वो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्लियर? एक और बात समझ लीजिए, देखिए जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहां ज्यादा है किस वाले में? EA1 में। देखो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगा, तो जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, मतलब वो स्लो प्रोसेस होता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात, एक कंसेप्ट मेंटेन करिए, एक्टिवेशन एनर्जी आपको जहां ज्यादा मिल जाए समझ लीजिए प्रोसेस स्लो है। तो अगर 2 स्टेप लिखे जाए आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, एक में स्लो एक में फास्ट, तो जो स्लो वाली होगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए स्लो वाले की जिसमें टाइम ज्यादा लगा, स्लो, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और जो फास्ट वाला होगा, फास्ट वाला जिसमें टाइम कम लगा, देखो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो स्लो में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। ऐसे भी सोच सकते हैं आप, अगर आप ऊंचा पहाड़ चढ़ेंगे तो भैया समय ज्यादा लगेगा, धीमा प्रोसेस होगा, तो ऊंचा पहाड़ मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। दिमाग में सेट करिए, देखिए ये वाला ऊंचा पहाड़ है सबसे, ये वाला, तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो धीमे धीमे चलेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा तो स्लो प्रोसेस है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो स्लो। तो कंसेप्ट मेंटेन करिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो प्रोसेस हो जाता है स्लो। अब इसका उल्टा कंसेप्ट आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम तो प्रोसेस फास्ट। चलिए 13 नंबर पे चलिए भाई, 13 नंबर पे आ जाओ। 13 नंबर पे एक पॉइंट बचता है लास्ट, लास्ट है फोटोकेमिकल एक्सपोजर। फोटोकेमिकल एक्सपोजर, इसको बोलते हैं सनलाइट एक्सपोजर। अब इसे पॉइंट सुनना ध्यान से, आपसे कहता है H2+Cl2 की रिएक्शन आपने करा दी और HCl बन गया, ठीक है। और फिर आपने H2Cl2 की रिएक्शन करा दी और फिर से HCl बन गया, ठीक है। और एक बार यहां पे लिख दिया उसने सनलाइट, HNu लिख दिया, HNu सनलाइट। हमने, मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे रेट R1 है, यहाँ पे रेट R2 है, यहाँ सनलाइट लिखा तो ऊपर नहीं लिखा सनलाइट, यानी कि नीचे वाली सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ऊपर वाली एब्सेंस में हो रही है। तो R2 जो होगा वो R1 से कैसा होगा? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होगा। R2 वाला ज्यादा होगा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होगा। क्यों? यहाँ पे एक्सप्लोसिव इंक्रीमेंट होता है।
एक्सप्लोसिव इंक्रीमेंट क्यों होता है रेट में? ध्यान दीजिए, एक्सप्लोसिव मतलब धमाकेदार इंक्रीमेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब H2Cl2 को आप यहाँ पे फोटॉन्स गिराएंगे, देखो ये क्या है, फोटॉन, सनलाइट की प्रेजेंस आ जाएगी, तो यहाँ जैसे सनलाइट की प्रेजेंस आई तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? ये दोनों टूट करके फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनिक में आप पढ़ते होंगे, तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, और फ्री रेडिकल जब बन जाएंगे तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आप कहेंगे दूसरे वाले की स्पीड कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, यानी कि सनलाइट जब आप डालते हैं तो रिएक्शन की स्पीड एक्सेप्शनली एक्सप्लोसिवली इंक्रीमेंट करती है। बराबर, सारे पॉइंट खत्म है, यानी कि रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के सारे पॉइंट खत्म है। आप देख लीजिए, मैंने आपकी शुरुआत यहां से की थी। कौन कौन से फैक्टर थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में 1 2 3 4 5 6, क्या 6 के 6 डन हो? एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। फिर आगे बढ़े फटाफट, 10 सेकंड के अंदर अंगूठा दिखा सब। स्ट्राइक रेट देख पा रहे? कवि जब खुल के खेलता है, फॉर्म में आ चुका कवि। चले आगे, ठीक है, बढ़ते जाइए। 13 नंबर के बाद 14 पे आ जाइए। अब अगला काम शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम आज का। ये भी इंपॉर्टेंट थी, ये सारे पे सवाल आते हैं जो मैं बताता जा रहा हूं, सब पे आपको सवाल मिलेंगे। आपका मॉड्यूल तभी लगेगा, आपके क्वेश्चंस इधर उधर के तभी लगेंगे जब आप मेरी पूरी क्लासेस करेंगे। आपको पूरी क्लास करनी पड़ेगी, एक एक बात सुननी पड़ेगी, वहीं से सवाल आएंगे। इसके बाहर कोई सवाल नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, लेकिन करना सब कुछ पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया कंसेप्ट जो कि आरएनएस है, और ये आगे चल के केमिकल इक्विलिब्रियम में जोरदार यूज होगा। इसके पीछे वाली चीजें जरूरी थी। आरएनएस आपको तब समझ में आएगा जब आपने पीछे वाली चीज पढ़ी होगी, कौन सी? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तभी आपको आरएनएस समझ में आएगा। चलिए देखें, इस इक्वेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसका डेरिवेशन भी है, वो भी मैं समय होगा तो अलग से बता दूंगा आपको, लेकिन उसकी भी बहुत जरूरत नहीं है। मतलब मेन अपना जो मुद्दा है पहले वो कर ले, क्योंकि पेपर भी आपका तो, और डेरिवेशन आपसे कोई पूछता भी नहीं है, मैं बता भी दूंगा अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आप समझना चाहते हैं तो। ठीक है, केटीजी पे बेस्ड होता है, कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड होता है इसका डेरिवेशन। मतलब आपसे कोई पूछे आरएनएस थ्योरी किन कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो 2 कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक कोलिजन थ्योरी जो आपने पहले पढ़ी है, और एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है, जो कि आप गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं। तो आरएनएस इक्वेशन 2 कंसेप्ट पे बेस्ड है, वहां से डिराइव हुई है, वो मैं बता दूंगा कैसे हुई बाद में। अभी फिलहाल पहले ये काम कर लें कि इक्वेशन क्या है, जो इंपॉर्टेंट काम है। के कौन है यहाँ, ए कौन है यहाँ, ई कौन है यहाँ, आर कौन है, और टी कौन? करें ई नहीं बताया कौन है? मैथमेटिकल फंक्शन है भैया, उसमें क्या क्या बता दूं, एक्सपोनेंट है। देखो के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। ए कौन है? आरएनएस पैरामीटर। इसका कोई और नाम, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। कोई और नाम, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये कौन? एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं। आर कौन? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी कौन है? टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये है टर्म्स। अब इनको समझना होगा, इनको क्या बता रही है इक्वेशन, क्या कह रही है। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पे के के बारे में तो आप जानते हैं, रेट कांस्टेंट है। ए का नाम है आरएनएस का दिया हुआ पैरामीटर, उसका नाम आरएनएस पैरामीटर हो गया। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये देखो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, इसके पहले लिखा हुआ है, तो इसको बोल दिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जैसे प्रीपेड पोस्टपेड होता है वैसे। फ्रीक्वेंसी फैक्टर नाम क्यों पड़ा, ये आप तब समझ पाएंगे जब आप आरएनएस का डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो आगे जब मैं डेरिवेशन आपको अलग से एक स्पेशल क्लास लेके बता दूंगा अलग से, ठीक है ना, तो उसमें डेरिवेशन एक्स्ट्रा बातें उसमें कर लेंगे हम लोग। तो वहां जब मैं बताऊंगा तो वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों बोला वो मैं सिखा दूंगा बाद में। ठीक है, तो ये तीसरा नाम अभी फिलहाल आपको नहीं समझ में आएगा, ये तब समझ में आएगा जब आप इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अलग से बताऊंगा। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। आर कौन है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी कौन है? टेम्परेचर इन केल्विन है। चलिए शुरू करते हैं। ये इक्वेशन हमें क्या सिखाती है, इस इक्वेशन के फायदे सुनो। इसको ऐसे लिख दो, के इज इक्वल टू ए, और बाकी वाला टर्म जो था उसको नीचे ले आओ, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब मान लो मैंने आपसे कहा कि ये ऐसा लिख दिया, ये भी ठीक है। देखो ऊपर माइनस था तो नीचे आके प्लस हो गया।
अब ऐसे जैसे लिखेंगे उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मान लो बर्नर लगा दिया आपने रिएक्शन में, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे टी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी बढ़ जाएगा। आर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप पीछे सीख चुके हैं, अगर आपने ध्यान से पीछे वाली बातें सुनी तो मैंने आपको बताया था तापमान के बदलने से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चेंज होती। तो ना ये बदलेगा ना आर बदलेगा, सिर्फ टी बदलेगा। सिर्फ टी बदलेगा तो ये वाला जो पूरा टर्म है, अगर टी बढ़ा है तो ये पूरा टर्म घट जाएगा, पावर घट जाएगी तो वैल्यू भी घट जाएगी, वैल्यू घट जाएगी, ये तो फिक्स है, तो फिर ये चीज बढ़ जाएगी। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाया करते हैं। कोई पूछे क्या इसका मतलब मैं ये लिख दूं, हेलो ये लिख दूं क्या, चैट इनेबल कर रहा हूं, बताइए यस और नो, ये लिख दूं, समझ में आती बात? बकवास बात है यस लिखने कई लोग, बकवास बात है, सस्ती मैथ से कई लोग लिख देते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले मार्केट में चल रहे हैं ऐसे फर्जी टाइप के, वो सब लिख देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको उनको एक ही पता होता है कि बस प्रोपोर्शनैलिटी। अरे प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि टेम्परेचर को 2 गुना करोगे तो के 2 गुना हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। यहाँ एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, देखिए दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। तो आप ये सब नहीं लिख सकते, सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं लॉजिकली कि के बढ़ने पे, सिर्फ इतना लिख सकते हैं टी बढ़ने पे के बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कोई पूछे तो कहेंगे एक्सपोनेंशियली, बराबर। अच्छा ये क्यों नहीं बदला, ये बात समझने के लिए आपको पूरा पिछला जो अभी बढ़ाया वो आना चाहिए। अब कई लोगों को अब यही नहीं समझ में आता कि यहाँ पे ये सेम क्यों है। करे टेम्परेचर बदल गया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, उनसे पूछ लो भैया ये क्यों सेम है, करे मेरे को क्या पता, उसी से तो ऐसा आंसर आएगा इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो आपको समझ में आई बात क्यों ऐसा बोले, तो टेम्परेचर बढ़ने पे के बढ़ता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट सुनिए, 17 नंबर, ये कौन सा था, 16 है, 17 16, चलो 16 पे। तो अगला पॉइंट सुनना जरा, एक और फायदा है इसका आरएनएस का। तो आरएनएस हमें एक और बात बताती है, इसको फिर से ऐसे लिख लो, इस बार कैटलिस्ट मिला दो, इस बार क्या कर दो, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट कर दो। बताओ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट करोगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट मिलाने से क्या होता है, कैटलिस्ट मिलाने से बैरियर नीचे आ जाता है, इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। इस बार आपके पास बर्नर नहीं है, ध्यान दीजिए, इस बार आपके पास बर्नर नहीं है, तो आपने क्या किया, सिर्फ कैटलिस्ट मिलाया, कैटलिस्ट मिलाया तो क्या हुआ, थ्रेशोल्ड बैरियर नीचे आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो ये टर्म इस बार कम हुआ है। तो अगर आपको कभी ये बदलने का मन करे तो क्या करो भैया, कैटलिस्ट मिलाओ। क्या मिलाओ, कैटलिस्ट। टेम्परेचर से नहीं बदलता क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही डिफाइन है ये। अच्छा ये कम हो गया तो ये पूरा टर्म भी कम हो गया, तो ये वैल्यू भी कम हो गई, ये वही है तो फिर ये बढ़ गया। तो बताइए क्या के बढ़ जाएगा, तो क्या के को बढ़ाने के आपके पास दो रास्ते आ गए, कौन कौन से, कैटलिस्ट मिलाओ तो भी के बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो भी के बढ़ता है। क्या दो बातें समझ में आ गई? यही आपको आरएनएस सिखाना चाहता था कि अगली स्लाइड पे बढ़ते जाइए, ये नहीं सिखाना चाहता था अगली स्लाइड पे बढ़ते जाइए, ये सिखाना चाहता था कि के को बढ़ाने के दो तरीके हैं या के को बदलने के दो रास्ते आपको मिल चुके हैं। कौन कौन से, एक तो टेम्परेचर बढ़ा दो, दूसरा एडिशन ऑफ कैटलिस्ट कर दो। दो में से कोई भी कार्यक्रम आप करेंगे या दोनों करेंगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई? ये आपको कौन बताता है, आरएनएस। क्लियर इतना मामला? अगली स्लाइड में चलेंगे तो 18 नंबर में मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूं जल्दी से, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। कहने पहले जो पढ़ाया था वो क्या था, वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए पीछे जो आपने पढ़ा था वो क्या था, वो 6 जो थे वो कौन थे, पढ़ लो ध्यान से। 6 जो थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन थे। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, रेट कांस्टेंट जो कि होता है वो किन किन वजहों की वजह से बदलता है। पॉइंट नंबर 1, नेचर पे डिपेंड तो करता ही है। नेचर अगर आप चेंज कर देंगे तो सब कुछ बदलता है। देखिए अगर आप रिएक्टेंट का नेचर ही चेंज कर देंगे, मतलब कोई सॉलिड उसको आपने गैस बना दिया, उसको आपने लिक्विड बना दिया, तो हर चीज चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी तो के भी चेंज होगा, रेट भी चेंज होगा, रेट ऑफ कांस्टेंट भी चेंज होगा, तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। एक तो ये पॉइंट है ही है। दो पॉइंट आप पीछे से उठा लो आरएनएस से, कौन कौन से, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो 2 पॉइंट और आ गए, कौन कौन से, टेम्परेचर, तो लॉजिक ध्यान रहेगा कैसे करे, दो तीनों पॉइंट, 3 पॉइंट होते हैं। इसका मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट में सिर्फ 3 पॉइंट है, कौन कौन से, ये तीनों। इन तीनों की वजह से रेट कांस्टेंट बदलता है, राइट। ये दोनों आप समझी चुके हैं पीछे। और नेचर बदलने से तो बदलेगा ही, क्योंकि अगर सॉलिड को लिक्विड कर दोगे, गैस कर दोगे, फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, कुछ भी बदला आपने मान लीजिए तो बदलेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर पे आइए। यहां पे फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है आपसे। किसका, के का और ए का। फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है आपसे के का और ए का।
देखिए के फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब नाम नहीं पूछ रहा है, फिजिकली वो सिग्निफाई क्या करता है क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है। के बताता है नंबर ऑफ, के सिग्निफाई करता है नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को इस इक्वेशन में। ए सिग्निफाई करता है टोटल नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो आपसे पूछे के बाई ए क्या सिग्निफाई करेगा, तो आप कहेंगे के बाई ए सिग्निफाई करता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को। कोई पूछता है अगर मान लो परसेंटेज एक्टिवेशन निकालना हो, कितने परसेंट एक्टिवेशन हुआ है सैंपल में, तो कैसे निकालेंगे? कहेंगे के बाई ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना फ्रैक्शन एक्टिव हुआ है, तो फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट आ जाएगा। अब देखिए चार बातों को समझिए थोड़ा। यहाँ पे जो के सिग्निफाई करता है इस इक्वेशन में, वो ये सिग्निफाई करता है कि कितने लोग एक्टिव हैं। ए सिग्निफाई करता है कि कितने लोग आपने टोटल लिए थे। के बाई ए सिग्निफाई करता है कि कितना फ्रैक्शन एक्टिव है, और उसमें अगर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये सिग्निफाई करता है कि परसेंटेज एक्टिवेशन कितना है। जैसे मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 मॉलिक्यूल्स में से 3 ही मॉलिक्यूल एक्टिव है, ओनली 3 मॉलिक्यूल्स एक्टिव है। तो आपसे पूछे कि बताओ क्या फ्रैक्शन एक्टिव है, कितना फ्रैक्शन एक्टिव है, तो आप क्या आंसर देंगे, कितना फ्रैक्शन एक्टिव है, 3/100। समझ पा रहे हैं? तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/100 एक्टिव हो जाएगा। और अगर परसेंट पूछेगा तो 3/100 इंटू 100 यानी कि कितने परसेंट हो जाएगा, ये 3%। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप इसको सिग्निफाई कर सकते हैं। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया इसका। इस पे सवाल आते हैं, तो ये पहले आपको समझ में आना चाहिए बताता क्या है ये। सवाल सुनना जरा, क्वेश्चन में शायद एक सवाल यहाँ पे हो भी, नहीं होगा तो मैं लिखवा देता हूँ। चलो यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ नहीं है, चलो सुन लो मैं बता देता जल्दी से। सुनना, एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इफ 60% ऑफ द सैंपल इज एक्टिव, if 60% of the sample is active, then चार ऑप्शन दिए आपको। ऑप्शन क्या क्या देखो, पहला 2k इज इक्वल टू 3 है, 3k इज इक्वल टू 2 है, 5k इज इक्वल टू 3 है, 3k इज इक्वल टू 5 है। पोल शुरू करो, फटाफट आंसर बताइए। लॉजिक पीछे बता चुका हूं। तो बिल्कुल ऑफलाइन वाले फॉर्म में खेल रहा हूं मैं इस समय, फुल फॉर्म में आ चुका हूं। अब है सूरज आलोक। चलिए देखिए 60% सैंपल एक्टिव होता है तो क्या होता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया और पीछे, तो आपको बताया गया था परसेंटेज एक्टिवेशन इससे निकलता है, के बाई ए इंटू 100 से। तो बताना अगर वो आपसे कहता है कितने परसेंट एक्टिव है कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे परसेंटेज एक्टिवेशन निकलता है के बाई ए इंटू 100 से। ठीक है, कितने परसेंट एक्टिव दिया क्वेश्चन में, 60%, तो बराबर कर दो, के बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60/100। 60/100 का मतलब 20 3 60 20 500, 3/5, तो 5k इज इक्वल टू 3 है, ये सही जवाब है। आंसर आ चुका है सी पार्ट। कितनों को बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से आ गई होगी। तोड़िए फटाफट तोड़िए। यस 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 यस, क्या तोड़ू कीबोर्ड। चलो नेक्स्ट, स्पीड में थोड़ा करिए, फटफट फटफट, है ना। समझ में, के बाई 100 3/5 आ गया और 5k इज इक्वल टू 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस खत्म हो गया, सी पार्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट ऑफ मत किया करो, ठीक है, कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं चैट ऑफ मत किया करो। चैट ऑफ नहीं करेंगे ना हैंग हो जाएगा सिस्टम, फिर पढ़ो क्या, या चैट करने आए हो क्या, कि नहीं मेरे जीवन का यही मकसद था, मैं बड़ा होकर चैट करूंगा, तुमने वो मकसद भी खत्म कर दिया। अगला सवाल सुनिए, कह रहे चैट मत ऑफ करो, भले ही पढ़ाई रुक जाए, घर में जा कर लेना चैट, व्हाट्सएप पे बैठ के ग्रुप बना के। परसेंटेज एक्टिवेशन क्या कभी 100% हो सकता है, अगला सवाल, क्या परसेंटेज एक्टिवेशन कभी 100% हो सकता है? ये जो आपने 60% लिखा ना, यहाँ पे आपने 3% लिखा, क्या 100% तक जा सकता है, ये सवाल है।
अच्छा, अगर आपको कहे जा सकता है तो आप चेक किया करिए, तुरंत हाँ ना मत बोल दिया करिए, चलो मान लिया जाएगा, चलो क्या हो जाएगा, अच्छा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको इसको पूरे को 100 होना पड़ेगा, है ना, तो कहेंगे इसके लिए k बाई ए इंटू 100, ये जो वैल्यू है इसको 100 होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, कहते ठीक करा देंगे इसको 100, क्या दिक्कत है, कहने k बाई ए को क्या होना पड़ेगा, कहने 1 होना पड़ेगा। कहने अच्छा ये, अच्छा k बाई ए को अगर 1 होना पड़ेगा तो जरा एक बात बताओ, यानी कि k को a के बराबर होना पड़ेगा, ऐसे लिख लो, चलो पहले k को a के बराबर होना पड़ेगा। अच्छा k को a के बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो k को अगर a के बराबर होना है तो ये जो पूरा फैक्टर है इसको 1 होना पड़ेगा, देखो इस पूरे फैक्टर को 1 होना पड़ेगा, तभी तो k a के बराबर होगा, यानी कि e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इस पूरे को 1 होना पड़ेगा। आ जाओ भाई, डिमांड ले लो पहले उनकी, पूरी होगी नहीं पूरी होगी वो बात की बात है, पहले सुन तो लो, कह रहे भैया कहना क्या चाहते हैं, मांग क्या रहे हैं, मांग ही सुन लो पहले, कहने इसको 1 होना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बात है, कहने इसको 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कहने इसकी जो पावर है e टू द पावर 0 बन जाए तो 1 हो जाएगा, तो पावर को 0 होना पड़ेगा, कहने अच्छा e अपॉन आर टी 0 होना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बात है, ये भी करा देते हैं आपके लिए, ऐसी क्या बात है, कह रहे ये कैसे 0 होगा, कह रहे इसको ऐसे लिख लो e इंटू 1/t, तो देखो यहाँ पे या तो e 0 हो जाए तब ये 0 हो सकता है, एक रास्ता, कहने अच्छा एक रास्ता ये है, और बताओ दूसरा रास्ता कोई और, कहने एक और रास्ता है, ये जो 1/t है ये 0 हो जाए, कहने आर के बारे में नहीं बात कर रहे हो, आप घर में कर लीजिएगा ठंडा पानी पी के। तो बताइए आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या क्या हो सकता है, अगर कोई पूछे कि बताओ परसेंटेज एक्टिवेशन क्या 100% हो सकता है, आप कहेंगे देखो चेक करते हैं, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, k बाई ए इंटू 100 को 100 होना पड़ेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, k बाई ए को 1 होना पड़ेगा, उसके लिए k को a के बराबर होना पड़ेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस फैक्टर को 1 होना पड़ेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, इसके 0 होने के लिए या तो ये 0 हो जाए और या तो 1/t 0 हो जाए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग देख रहे हैं आप कैसे, तो मतलब स्पीड में काम करता है, कभी 200 के पार स्ट्राइक रेट, देखिए परसेंटेज एक्टिवेशन 100% अगर हुआ तो तभी होगा जब ये 100 हो पाए, जब ये 1 हो पाए, ये बराबर हो पाए, ये 1 हो पाए, ये 0 हो पाए, ये 0 हो पाए, ये 0 हो पाए। अब आप कहेंगे ये 0 हो ही नहीं सकता, कहने ये 0 हो ही नहीं सकता, कहने क्यों नहीं हो सकता भैया 0, कहेंगे ये 0 इसलिए नहीं हो सकता कि एक्टिवेशन एनर्जी एकदम 0 थोड़ी हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी, बताइए कैटलिस्ट जब आप मिलाते हैं तो थ्रेशोल्ड नीचे आता है तो एक्टिवेशन घट सकती है, लेकिन वो रिएक्टेंट के बराबर थोड़ी हो जाएगा थ्रेशोल्ड, मतलब एक्टिवेशन बिल्कुल ना देना पड़े, ऐसा तब होगा जब थ्रेशोल्ड बैरियर रिएक्टेंट के लेवल के बराबर आ जाए, तो ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, आप कैटलिस्ट मिलाते हैं तो क्या करता है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है, वो रिएक्शन इनिशिएट थोड़ी कर देगा आपके लिए कि कोलिजन ही करवाना शुरू कर देगा, वो तो बस सरफेस प्रोवाइड करता है, तो एक्टिवेशन को घटा सकता है कैटलिस्ट, 0 नहीं कर सकता, कुछ तो आपको हीट करना ही पड़ेगा तभी तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी 0 की तरफ टेंड हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। अच्छा 1/t भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर 1/t 0 हो गया तो t इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट टेम्परेचर कहां से लाओगे ऐसा बर्नर जो इनफाइनाइट टेम्परेचर लाता हो, तो 1/t भी भैया 0 की तरफ टेंड हो सकता है और ये भी 0 की तरफ टेंड हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता, अगर यहाँ टेंडिंग टेंडिंग हो गया, टेंडिंग टेंडिंग तो इक्वल इक्वल होता तो इक्वल होता, और टेंडिंग टेंडिंग है तो फिर यहाँ भी टेंडिंग, 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 तो मेरे को एक बात बताना जल्दी से, इसका मतलब ये टेंडिंग टेंडिंग क्या है, आप कहेंगे ये भी टेंड कर सकता है फिर 0 की तरफ, तो ये कहेगा हम भी 1 की तरफ टेंड ही करेंगे, ये कहता है हम भी टेंड करेंगे, हम भी टेंड करेंगे, हम भी टेंड करेंगे, हम भी टेंड करेंगे, ट्रेंड नहीं करेंगे टेंड करेंगे, ट्रेंड में है आजकल। अब बताइए टेंडिंग टू मतलब ये 100% कभी हो नहीं पाएगा, 100 की तरफ बढ़ने का ख्वाब देखता रहेगा, ध्यान दीजिए कभी भी सैंपल प्रतिशत एक्टिवेशन कभी 100% होता ही नहीं है, यही तो केटीजी कहती है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था आर्हेनियस केटीजी पे बेस्ड है, आर्हेनियस उन सब विचारों का समर्थन करता है जिसका केटीजी करती है, केटीजी भी यही कहती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप कभी पढ़िए जीवन में, तो यही कहती है कि पूरा का पूरा सैंपल जो गैसियस सैंपल होता है उसके सारे जो मॉलिक्यूल्स है सबकी एनर्जी एक बराबर नहीं होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम, तो जिसकी ज्यादा वो एक्टिव है तो जिसकी कम है वो इनएक्टिव है, कभी 100% सैंपल एक्टिव हो ही नहीं सकता, यही तो आर्हेनियस भी कहता है, क्योंकि आर्हेनियस केटीजी से ही तो आया है, कैसे आया मैं बता दूंगा आपको, समझ में आ गई बात, स्लाइड नंबर 3 पे चल लिया जाए फटाफट जल्दी से, चलिए अब यहाँ पे दोनों साइड k इज इक्वल टू आ चुका है, कहते समझने का मौका नहीं देता ये आदमी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों तरफ ln अप्लाई कर लो, ln नहीं अप्लाई कर दूं क्या उसको, एलन से आया याद मेरे को एक्सेलेंट, क्या बात है, आजकल मौसम चल रहा है, मौसम चलता है, मैं हूं एक्सेलेंट इसी में घुस हो रहे हैं, चलो देखो ln k इज इक्वल टू आ गया
ln k इज इक्वल टू आ गया ln ऑफ a, ये नीचे आ जाएगा माइनस ए बाई आर टी। खुश रहना चाहिए आदमी को, कैसे खुश हो जीवन में, ये बन जाएगा ln e। अच्छा लोग खुश हैं, बढ़िया। चलिए ln e होता है 1, ln ये देखो इधर आ जाएगा ना माइनस ए बाई टी उछल के, तो ln e 1 होता है। कह रहे ln e 1 कैसे होता है, समझाओ, मेरी बचपन की मैथ्स बड़ी कमजोर रही है। ln e को लिख लो भैया, साइड में आ जाओ, ये सब बातें साइड में किया करो। लॉग ई बेस ई, ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए बेस बी को लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, प्रॉपर्टी, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। आएगा कुछ समझ में साइड में, तो इसको लिखा ऐसा, इसको लिखा ऐसा, फिर इसको साइड में, ऐसी बातें साइड में किया करो, मेन में मत कर लिया करो, तो कहेंगे लोग कैसी बातें करता है यार, तो कोने में ये सब बातें कर लो ऐसे, ठीक है। आओ आगे बढ़ जाए तुरंत बिना किसी को बताए। तो ln k इज इक्वल टू आ गया, ये देखो माइनस ए बाई आर टी, ये तो 1 हो गया, तो माइनस ए बाई आर टी। कई लोग आप समझ में आया कैसे ln e कैसे 1 बना, ये बात थी, आज तक जीवन में मेरे को बात नहीं समझ में आई, भगवान भला करे इस आदमी का। देखिए ये आ गया मामला, ये पहली इक्वेशन है आरएनएस की, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अच्छा ln k जो होता है, स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे चलते जाइए, कहां तक पहुंच गए, ये 1 2 3 4 कहां से, 20 था ना, 21 है भाई, ये 1 2 3 4, ये 22 है, 23 पे चलो। तो देखिए ln k इज इक्वल टू आ चुका है माइनस ए बाई आर टी प्लस ln a, इसको लिख लो 2.303 लॉग के, लिख सकते हैं ln k को, प्रॉपर्टी, इसको एज इट इज रहने दो, इसको लिख दो 2.303 लॉग है, चलेगा। फिर क्या करो 2.303 डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा लॉग के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 यार, तो लोग फोन बहुत करते हैं। 2.303 डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, और यहां डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा लॉग है, चेक करो, देखो 2.303 डिवाइड कर दिया, यहां से गायब हो गया, यहां पे आ गया, है ना, यहां गायब हो गया, तो ये आ गया अगला फॉर्मेट। अब ये देखिए फॉर्मेट आ गया अगला, ये भी सही है, ठीक। तो 2 फॉर्मेट आपके सामने आ चुके हैं। अब इसमें ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ की बात अगर की जाए तो 2 इक्वेशन, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों पे ग्राफ बना लेते हैं। 24 ये लो, आओ बनाए ग्राफ। ग्राफ जब बनाएंगे आप, यहां ले लो nn के, यहां ले लो 1/t, आओ बनाए ग्राफ। इक्वेशन आपके सामने तैयार है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, ये वाली उठा लो, इसको इधर आओ, कम हियर, तो ये इधर आ जाएगी, फिर आप इससे बातचीत करिए। क्या बातचीत करोगे, कैसी हो, पूछेंगे नेचर कैसा है, नेचर जरूर, जब भी जीवन में आगे बढ़िए नेचर जरूर जान लीजिए, नेचर बहुत जरूरी होता है। देखिए ln के को आप y पे ले लो, नेचर खराब निकल गया ना, और 1/t को x पे ले लो, ठीक है, तो माइनस ए बाई आर ये कांस्टेंट बन जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये इंटरसेप्ट बन जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ln के वर्सेस देखो y पे लिया ln के को और x पे लिया 1/t को, है ना, ln के वर्सेस 1/t, तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा है, स्लोप देखो चेक करो, स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू माइनस ई ए बाई आर, ई एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी पॉजिटिव में होगी, आर पॉजिटिव होता है, तो माइनस लग गया तो नेगेटिव होगा, तो स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, नीचे की दिशा में जाएगी, इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऊपर कट यहां करेगा और नीचे की तरफ जाएगा। चलो बना देते हैं ग्राफ फटाफट जल्दी से। तो जो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, क्या उसका नेचर कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ग्राफ को यहां पे ऐसे ऐसे डॉट 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 यहां पे तक लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, इस पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा कि नहीं करेगा प्रैक्टिकली, तो आप कहेंगे नहीं करेगा प्रैक्टिकली, तभी देखो डॉट 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 बनाया है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप चले जाएंगे तो ये प्रैक्टिकली डिफाइन ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/t क्या चल जाएगा, 0 की तरफ, देखो ये 1/t 0 और t चला जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, तो भैया इनफाइनाइट वेसल में टेम्परेचर बढ़ाओ कहां से, तुम कहां से लाओगे, बर्नर अलादीन चिराग थोड़ी है, कहीं ले आऊंगा घिस दूंगा इसको, तो टेम्परेचर इनफाइनाइट कहां से लाओगे, अगर ले आओगे तो फिर हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इनफाइनाइट ला ही नहीं सकते। और बताओ टी अगर इनफाइनाइट ले आते अगर, तो फिर के किसकी तरफ चला जाता, ए की तरफ,
और परसेंटेज एक्टिवेशन किसकी तरफ चला था, 100% की तरफ। तो बताइए ये वाले पॉइंट पे आप क्या बोलेंगे, 1/t 0 की तरफ जाने की सोच सकता है, टेम्परेचर इनफाइनाइट की तरफ जाने की सोच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो के ए की तरफ जाने के बारे में विचार कर सकता है, जा नहीं पाएगा। और परसेंटेज एक्टिवेशन 100% की तरफ जाने के बारे में सिर्फ सोच सकता है। सोचने में कोई बुराई नहीं, टैक्स नहीं लगता। और एल एन के किसकी तरफ जाएगा, के अगर ए की तरफ जाएगा तो एल एन के एल एन ए की तरफ जाएगा। यही सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, सुनिए ध्यान से, यहीं से सवाल बन गया। आप जब सवाल लगाएंगे ना तो आपको यही सब मिलेगा। कहेगा 1/t 0 की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट है, बताओ एल एन के किसकी तरफ जा रहा होगा। 4 ऑप्शन, तो आप टिक कर देंगे एल एन ए की तरफ जा रहा होगा। अगर लॉग के पूछता तो लॉग ए की तरफ जाता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। ठीक है भाई, 25 नंबर पे आ जाओ। 25 नंबर पे एक और इक्वेशन थी अपने पास, उसको उठा लो, ये वाली को। लॉग के माइनस ये वाली, इसको उठाओ जल्दी। इस पे ग्राफ बनाते हैं। लॉग के इज इक्वल टू, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करो फटाफट। यहां पे लॉग के लेंगे, यहां पे 1/t लेंगे, लॉग के वर्सेस 1/t। ठीक है, फिर आप सॉल्व करो। यहाँ पे इक्वेशन फिर से वही ग्राफ बनेगा उसी टाइप का। देखो लॉग के आपने यहाँ लिया तो ये y हो गया, 1/t ये लिया तो ये x हो गया, तो बाकी जो बचा पोर्शन वो स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया। तो क्या y इज इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ स्ट्रेट लाइन का नेचर है, स्ट्रेट लाइन में बताओ स्लोप कैसा होगा। स्लोप को पूछे तो m के बराबर, और m की वैल्यू कितनी देखो चेक करो यहाँ से, -EA.2.303 r। ये स्लोप बदल गया है भैया, देखना ध्यान से, स्लोप बदल गया है। पिछली बार -EA/r था, इस बार चेंज हो गया, लेकिन नेगेटिव अभी भी है। नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यानी कि ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। फिर से आप ये वाला पॉइंट समझा सकते हैं, उसको कहेंगे भैया यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ डॉट 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 करना चाहिए। क्यों डॉट 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 करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट प्रैक्टिकली डिफाइन नहीं है। कहने क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि आप कहेंगे ये पॉइंट प्रैक्टिकली इसलिए नहीं डिफाइन है कि इस पे अगर आप आते हैं, इस पे अगर आप आते हैं, इससे अच्छा तो मतलब एक बार काम खत्म किया जा लो। देखो ये ग्राफ था, इसमें मैंने कर दिया डॉट डॉट डॉट। क्यों किया, समझ में आई बात। क्योंकि ये वाला पॉइंट प्रैक्टिकली नहीं डिफाइन है। क्यों नहीं डिफाइन है बताओ, वही सेम रीजन दे देंगे आप, उसको क्या बोलेंगे, 1/t कहां जा रहा है भैया, जीरो की तरफ, तो t कहां जा रहा होगा, इनफाइनाइट की तरफ। तो k कहां जा सकता है, a की तरफ, तो log k कहां जा रहा होगा, log a की तरफ। लेकिन log k कभी log a के बराबर नहीं हो पाएगा। log k जीवन भर log a बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाएगा। परसेंटेज एक्टिवेशन 100% कभी नहीं हो पाता, क्योंकि KTG 100% की तरफ टेंड होगा। समझ पा रहे हैं, ये इस पॉइंट पे ये सब बातें हो रही है, इस पॉइंट पे इतनी सारी बातें हो रही है, कर लेंगे ये सब बातें। अच्छा, दोनों का स्लोप अलग अलग है, दोनों ग्राफ का देखिए नेचर सेम है लेकिन स्लोप अलग अलग है। अच्छा, अगर स्लोप आपको पता चल जाए तो स्लोप की मदद से दोनों ग्राफ में आर की वैल्यू लगा के क्या एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को इसके बीच का स्लोप मिल जाए या इसके बीच का स्लोप मिल जाए तो मैं उसकी मदद से क्या निकाल सकता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूँ। ये एक पॉइंट हो गया। चलते जाइए, 24, 25, 26, कि तो घुटनों में दर्द हो गया कहीं ने भाग गया, और जालिम आदमी रुक नहीं रहा एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते जाए। मौज आ रही क्या भाई। फिर आप क्या करिए, एक टेम्परेचर T1 ले लो, एक बार तोड़ के दिखा दो जरा, मौज आ रही तो जमाजम सेशन चल रहा है। तो देखना ये इक्वेशन थी, log ऑफ k इज इक्वल टू -EA अपॉन 2.303 RT प्लस बस 1.6। चलिए देखिए अब इसमें क्या करते हैं, एक बार टेम्परेचर लेते हैं T1, एक बार टेम्परेचर लेते हैं तांबा 2.7। चलो मौज आ रही है। चलो तो आपसे कहता है आज चाचा मार्केट तूफान चलो चलो चलो, अब देखो आपसे कहता है टेम्परेचर अगर आपने T1 ले लिया और रेट कांस्टेंट उस पर K1 है, और टेम्परेचर आपने T2 ले लिया उस पर रेट कांस्टेंट K2 है। तो देखिए जो ग्राफ आप बनाते हैं इस पे अगर मैं दो टेम्परेचर ले लूं, एक ये वाला ले लूं एक ये वाला ले लूं, देखो तो अगर इस वाले टेम्परेचर पे मैंने बात करी, मान लो इस वाले टेम्परेचर पे बात करी मैंने, और मैंने कहा इस वाले टेम्परेचर पे 1/T1 पे देखा तो ऊपर जाके एक वैल्यू आ गई ये वाली, और 1/T2 पे जाके देखा तो एक वैल्यू आ गई ये वाली। समझ में आ रही बात। तो बताइए अगर आपसे कहता है ये कौन सा वाला है, इस पे आप ऐसे से कर लो, दिख रहा ग्राफ आपको।
तो मैंने दो वैल्यूज ले ली, दो वैल्यूज पे जरा कंसेप्ट चेक कर रहा हूं, चेक करिएगा। यहां पे ले लिया मैंने 1/T1, तो ग्राफ से कनेक्ट कर सकता है वो सवाल को। यहां ले लिया 1/T2, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी log K1। देखो ये वाली 1/T1 वाली, ये ऊपर वाली ये बन जाएगी log K1, ये वाली बन जाएगी log K2। ठीक है, चलिए सुनते जाइए, सुनते जाइए। अभी थोड़ा सा चलेगा सेशन, रुके रहिए, अभी काहे भावुक हो रहा है। चलिए ये 1/T1 बन गया, ये 1/T2 बन गया, इस पे देखा तो log K1 हो गया, इस पे देखा तो log K2 हो गया। अब इधर आ जाओ, देखो जब T1 टेम्परेचर यहां पुट करोगे तो यहां जैसे T1 लगाओगे तो यहां बन जाएगा K1, है ना। और एक बार जैसे यहां पे T2 लगाओगे तो यहां बन जाएगा K2। तो एक और ले लेते हैं, log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस, ठीक है। जैसे यहां पे T2 लोगे तो यहां बन जाएगा K2। ठीक, अगर आप समझदार है थोड़ा तो आप अपने मन से सवाल आपको पूछना चाहिए था कि भैया टेम्परेचर T1 से बदल के T2 किया, K1 बदल के K2 हो गया, ग्राफ में भी समझा दिया, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी यहां भी EA लगाए बैठो, यहां भी EA लगाए बैठो, EA1 EA2 क्यों नहीं लगाते? EA1 यहां लगाओ, EA2 यहां लगाओ, ऐसा क्यों नहीं करते? तो आप कहेंगे भैया क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, पीछे पड़ा चुका हूं। तभी देखिए दोनों जगह एक्टिवेशन एनर्जी कौन से लगाई? EA। कोई पूछे ये EA किस पे लगाया, किस टेम्परेचर पे लगाया, T1 पे या T2 पे? तो कहेंगे ना T1 पे। अगर T1 मान लो 40 है, T2 मान लो 50 डिग्री है, तो EA किस पे लगाया, 40 डिग्री पे या 50 डिग्री पे? तो आपके पास कंसेप्ट तो आप बोलेंगे 25 डिग्री पे। EA लगाता हूं 25 डिग्री पे। क्या समझ पा रहे हैं? हर सवाल में EA कहां लगता है? 25 डिग्री वाला। ए क्यों नहीं चेंज हुआ? A1 A2 क्यों नहीं हो गया? क्योंकि ध्यान दीजिए आरएमएस पैरामीटर है, जब तक रिएक्शन नहीं चेंज होगी तब तक नहीं चेंज होगा, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है गिवन मॉलिक्यूल। गिवन मॉलिक्यूल आप स्टार्टिंग में फिक्स कर लेते हैं, हाँ, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, ए इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये भी बदलता है, लेकिन तब बदलता है जब रिएक्टेंट या रिएक्शंस वगैरह चेंज हो रही हो। रिएक्शन फिक्स तो ये भी फिक्स। K1 बदल गया, K2 हो गया, R कभी नहीं बदलता, आज तक जिंदगी में नहीं बदला। तो आपको सारी बातें बता दी मैंने, R क्यों नहीं बदला, T1 क्यों बदला, EA क्यों नहीं बदला, K क्यों बदला, A क्यों नहीं बदला, सब पता है आपको। नहीं तो लोग हल्का फुल्का सुन लेते हैं, चल देते हैं, चलो हम पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़े लिखों में शामिल रहते हैं। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करिए, 27 नंबर पे चलिए। log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो बताना log ए कट जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, यहां से कॉमन ले लो, ये अपॉन 2.303 R, जैसे कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/T1 प्लस वाला, और ये माइनस में रहेगा तो माइनस 1/T2। यहां पे देखो log ऑफ A माइनस log ऑफ B को क्या लिख सकते हैं? log ऑफ A बाई B। ये आ गई इक्वेशन। तो ये अगला फॉर्मेट सवालों में ये यूज होगा। देखिए यहाँ T1 पहले आता है, ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं गलती से लिख दिया है, सही ना कर लेना घर जाके इसको। log K2 बाई K1, यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/, ये प्लस हो जाएगा देखो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, ये अगला फॉर्मेट हो गया, और इस फॉर्मेट से भी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। 27 नंबर डन, 28 नंबर पे चलिए। अब उसके बाद अच्छा, यहां पे अगर 2.303 को मैं गायब कर देता तो, जैसे इस 2.303 को इधर ले आओ, है ना, तो ये बन जाएगा ln K2 बाई K1, तो ये गायब हो जाएगा, तो समझिए मेरे ख्याल से उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। 28 नंबर पे चले, देखिए यहां पे इक्वेशन आई थी ln K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln ऑफ A। देख लो, शुरुआत यहां से हुई थी, यहां से इसको उठा ले जरा, और इसको उठा के जरा डिफरेंशिएट कर दें। इस पे एक सवाल बनता है डिफरेंशिएशन का, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, है ना, तो मैं वो सवाल भी आपको यहां करा दे रहा हूं, ठीक। सवाल ऐसा आएगा, देखो आपको सवाल देखने की इच्छा हो रही हो, दिखा देता हूं, जूम 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 कर देता हूं, जूम जूम, लो ये मिला, दिख रहा है, 122 लगाओ,
शुरू करो एक्सरसाइज फटाफट, मैं पोल शुरू कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 122 के लिए पोल शुरू हो रहा है, फटाफट लगाइए जल्दी से। स्टार्ट। लीडर बोर्ड आ गया, फिर उसको लैडर बोर्ड बोलते हैं। भाई विभू राम दयाल, लैडर बोर्ड नहीं भैया, लीडर बोर्ड है। अब इसको लगाते हैं, देखो जरा, है ना, डिफरेंट ऑप्शन आपने देख ही लिए, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। करें यहाँ डिफरेंशिएट। देखो जब डी बाई डी टी करोगे यहाँ पे, तो यहाँ भी डिफरेंशिएट, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर, तो यहाँ भी डी बाई डी टी आ जाएगा पूरे का। अब ध्यान दीजिए, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन अगर आप सवाल लगा रहे हैं, मान के चलें पर्टिकुलर रिएक्शन, तो ये तो कांस्टेंट है उस रिएक्शन के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी प्लस डी बाई डी टी अंदर जाएगा ना, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना। अब इसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये बचा डी बाई डी टी ऑफ, कंसेप्ट समझिए, ऐसे नहीं कुछ भी उड़ा दीजिए कहीं से भी कि हम तो ऐसे कर लेते हैं बस आंसर आ जाता है। एक एक बात का जवाब होना चाहिए। ये आ गया। फिर इसको देखो, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर यहाँ पे एक बात बताओ, जो कांस्टेंट लोग हैं वो बाहर आ जाएंगे। कौन कौन बाहर आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? डी बाई डी टी ऑफ 1/t। 1/t मतलब टी पावर -1, तो बन जाएगा माइनस ए अपॉन आर, और अंदर बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी पावर -1। -1 इसका डिफरेंशिएशन करो तो -1 इधर आ जाएगा, टी पावर -2 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 टी पावर -2। ये तो सबको पता होगा। तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस ए बाई आर, और यहां बन जाएगा टी पावर -2, तो नीचे आके क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर। समझ में? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1, इसका हो जाएगा -1 टी पावर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये टी पावर -2 यहाँ नीचे आ गया, तो ई अपॉन आर टी स्क्वायर। ये आंसर हो गया डी बाई डी टी ऑफ एन एन के। ये फाइनल आंसर आ चुका है। अभी जरा एक ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इसको आपने बाहर क्यों निकाल लिया? कहेंगे भैया ये तो कांस्टेंट होता है। वहां से पूछेगा क्यों कांस्टेंट होता है, कहते हैं आर कांस्टेंट होता है। कहें ये क्यों आ गया बाहर? कहें आर के साथ घूमता घूमता आ गया होगा। तो फर्जी बातें नहीं करनी, लॉजिकल बात करिए। कहेंगे भाई साहब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? टेम्परेचर, यानी कि वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। जब टेम्परेचर वेरिएबल होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती है। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, इसलिए ये कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ गया। कितनों को बात समझ में आई? ये क्यों बाहर आया? समझ पा रहे? ये क्यों बाहर आया? तो ये यूं ही नहीं बाहर आ गया कि भैया सवाल लगाना था इसलिए बाहर आ गया, आर के साथ घूमता घूमता। लॉजिक क्या है? ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल है, तो ये नहीं बदलता है, इसलिए वो बाहर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और बर्दाश्त करिए, बस छोड़ देने थोड़ी देर में। कुछ बातें इसलिए बता दूं क्योंकि अभी आपका टेस्ट वगैरह भी होना है, तो वो सब, तो ये सब आप सवाल लगाइए, लग जाएगा आपसे। ठीक है, एक 11 नंबर सवाल पढ़ो फटाफट जल्दी से। 11 नंबर सवाल पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना शुरू कर। इसको पोल शुरू करता हूं फिर मैं। ठीक है, चलिए पोल शुरू कर रहा हूं इसको। लगाइए फटाफट। काफी कुछ हो गया, आरएनएस में थोड़ा बहुत मामला बचा रह जाएगा, तो फिर हम लोग अगले टाइम पे इसको निकाल लेंगे। बाकी कुछ जो कुछ है, कुछ कुछ चीजें भी रह गई हैं, तो अगर एक लेक्चर और ले लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा फिर काइनेटिक्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा एक लेक्चर और काइनेटिक्स में देना पड़ेगा, जिससे कि बिल्कुल कंफर्म हो जाए सारी बातें, कुछ छूट ना जाए।
अब है रीनू पायल। चलो देखें इसमें क्या करेंगे, इस बार नंबरिंग कर लिया करो भाई, काफी कुछ हो चुका है, लेकिन आप देखिए इसको नंबरिंग कर लो, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, तो ये बन गया T1 है ना, ये बन गया T1, ये बन गया T2। T2 किसी के नाम तो नहीं है, ये बन गया 1/T1, देखो ये 1/T1, और ये बन गया 1/T2, देखो 1/T दिया हुआ है, ये बन गया log K1, लिख लिया करो ऐसे कंफ्यूजन हो तो 1 2, और ये बन गया log K2। अब लगा दो log K2 बाई K1 था, तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब देखो इसमें आसान क्या कर दिया, log K2 आपको डायरेक्ट दिया हुआ कितना 1.1 पुट कर दो, देखो log K1 आपको डायरेक्ट दिया 2.9 पुट कर दो, तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू E हमको निकालना है, पढ़ लो सवाल में, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, किसमें निकालनी, कैलोरी पर मोल में, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी तो बताना एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैलोरी पर मोल में निकालनी है ना, तो आर भी कौन सा वाला लगाएंगे आप, कैलोरी वाला। कैलोरी में आर कितना लगता है 2, ध्यान दीजिए आर की यूनिट वही लगानी, एक बात सीखिए यहाँ पे, आर की यूनिट वही लगानी है जो ईए वाली लगानी है। जैसे ईए अगर आपको कैलोरी में चाहिए तो आर लगाएंगे कैलोरी वाला, अगर ये जूल में चाहिए तो आर लगाएंगे जूल वाला, ईए चाहिए किलो जूल में तो आर लगाएंगे किलो जूल वाला। समझ में आ रही बात, ई हमको कैलोरी में चाहिए था तो हमने आर लगा दिया 2। 1 अपॉन T1 की वैल्यू देखो दे रखी है 1 अपॉन T1 ये है, तो क्या करोगे 1 अपॉन T1 दिया है तो कैसे पहले T1 निकालोगे, फिर यहाँ पुट करोगे T1, फिर 1/T1 निकालोगे तो भैया फिर तो फॉर्म आ जाएगा, इतना क्यों करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये सब फालतू दिया हुआ है। 1/T1 अगर आपको डायरेक्ट दे दिया तो सवाल इजी बना दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया आपके लिए, सीधे पुट करो ये यहाँ पे। कई लोग कहते हैं मैं T1 ये वाला लगाऊंगा फिर 1/T1 निकालूंगा, क्योंकि दिया है उसने सवाल में, तो ये 1/T2 लगा दो, देखो 1/T1 ये है, ध्यान से देखना, और ये 1/T2 है। कहने मुझे बुला रहे हैं सर, मेरा नाम T2, देखो ये निगेटिव में आ गया है ना, और ये भी देखो निगेटिव में आ गया, तो ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, ये निकाल लोगे यहां से, ये सॉल्व कर लेना, और बहुत आसान सॉल्यूशन, देखो ये देखो सॉल्व भी हो गया, और ये देखो 1.3 माइनस 1.5 तो कितना बन गया -0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, माइनस माइनस कट गया, सॉल्व कर लेंगे, गुणा भाग आंसर मिल जाएगा। कितना समझ में आ गई बात, कर लेंगे आगे। हेलो, खत्म, आसान है क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन इजी हो गया। देखिए तो इसमें ये आसान बनाने के लिए आपको 1/T1 वगैरह दे रखा था उसने, ठीक है, ये लगाइए, एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं, बस खत्म करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, लॉग के वर्सेस 1/T ग्राफ बनाया है, स्लोप -8000 आया है, और ये बताना है कैलोरी पर मोल में। ध्यान देना जब आप इक्वेशन लिखते हो ये वाली, log ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303 RT प्लस log ए। तो बताइए यहां पे जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये log के हो गया, ये y पे, और ये 1/T जो है ये x पे, इनके बीच का ग्राफ बन गया ये, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा ये स्लोप बन जाएगा। तो बताइए स्लोप की वैल्यू क्या लिखोगे फिर, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई अपॉन 2.303 R, और इसकी वैल्यू कितनी दी आपको -8000, ठीक है। फिर यहां से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू आगे कितनी 2.303 R इंटू 8000, ठीक है। अब आपको आर किस में चाहिए, कैलोरी पर मोल में, तो यहाँ लगा दो डेटा कैलोरी पर मोल में, तो कौन सा लगाओगे यहाँ पे, आर लगाओगे 2, कैलोरी में चाहिए अगर आंसर तो, इंटू 8000, सॉल्व करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा कैलोरी पर मोल। यूनिट थोड़ा समझ लीजिए, कैलोरी पर मोल बार बार क्यों लिख रहा है वो आंसर, यूनिट अगर समझने पे आए तो जैसे आप लॉग भी छोड़ो, एलएन वाला फॉर्मेट ही ले लो, उसी समझ में आ जाएगी यूनिट आराम से। एलएन वाला फॉर्मेट अगर लेते हैं तो एलएन ऑफ के इज इक्वल टू क्या चल रहा है, माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एलएन ए। ध्यान सुनिएगा जरा एक बार, अगर इसमें थोड़ा यूनिट पे डिस्कशन कर लें तो देखिए जितने मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं, जैसे log x sin x cos x ln x, तो ये कैसा है यूनिटलेस, ये भी कैसा यूनिटलेस लॉग मैथमेटिकल। मैं ये नहीं कह रहा कि के पास यूनिट नहीं है, के पास है, लेकिन ln के पास नहीं है, मैथमेटिकल फंक्शन के पास कोई यूनिट नहीं होती। समझ में आ रही बात, sin x cos x, तो बताओ ये भी यूनिटलेस होगा, तो बताओ e अपॉन आर टी भी, भाई ये अगर यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है, तो ये अकेला कैसे यूनिट रख लेगा, बराबर, तो ये भी यूनिटलेस होगा। अगर ये भी यूनिटलेस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अपॉन माइनस छोड़ दो, ए अपॉन आर टी यूनिटलेस है। और बताओ अगर ये यूनिटलेस है तो बताओ यूनिट ऑफ ई और यूनिट ऑफ आर टी बराबर होने चाहिए, तभी तो होगा, क्योंकि इसके पास भी यूनिट है, इसके पास भी यूनिट है, तो यूनिट ऑफ ई इज इक्वल टू होता है यूनिट ऑफ आर टी।
ठीक है, तो यूनिट आप समझ लीजिए फटाफट। आर की यूनिट अगर आप लगाते हैं मान लो कैलोरी वाली, तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये हो गई आर की। ठीक है, इसमें टी की मल्टीप्लाई कर दो, टी लगा दिया केल्विन में, तो केल्विन केल्विन कट लेगा। तो बताओ इसका आंसर किसमें आ जाएगा? कैलोरी पर मोल में। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर आपको आंसर कैलोरी पर मोल में चाहिए इसका, तो ये कैलोरी पर मोल के पर केल्विन वाला लगाना, तभी आंसर आएगा कैलोरी पर मोल में। अगर ये जूल वाला लगाओगे तो ये जूल वाला आएगा। समझ में आ रही बात सबको? डन, क्लियर है भी कंसेप्ट? एक तो लगे अपने क्विज का टाइम चेंज। चलो बस करें कि तो निपट गए, कि तो घुटनों में दर्द होने लगा, अरे भाग जाओ क्या जंगल में? अब ये सब सवाल आप जाके लगाइए, जैसे ये सवाल ही लगाना जाकर के घर में, है ना? कुछ कुछ सवाल लगा के आना, ये सब सवाल लगाना, प्रैक्टिस करना आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में थोड़ा सा काइनेटिक्स में भी आरएनएस में कुछ कुछ काम और हल्का फुल्का सीरीज रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन वो सब बचा है, वो करवा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी काम हो गया आज। आज मतलब काफी काम खिंच गया, देख लीजिए आप, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चले अपने स्टार्टिंग से। देखिए यहां से सेशन स्टार्ट किया था, मतलब काफी निपटा दिया। ये सब अब रिवाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से शुरू हुए थे, और फिर ये सब, फिर टेम्परेचर वाला सारा इफेक्ट, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये सब कैटलिस्ट, आरएनएस, काफी काम हो गया, ग्राफ वगैरह सब हो गया, आरएनएस पूरा डन है। तो अब आप आराम से टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपने लगभग लगभग पढ़ ही लिया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी आपको आ ही चुका है, ग्राफ भी आ चुके हैं आरएनएस के, सवाल भी आपने लगा ही लिए ठीक ठाक, और लगा लेंगे थोड़े। ठीक है, कुछ स्पेशल क्लास में सवाल लगा लेंगे। फिजिक्स का क्लास नहीं है आज, फिजिक्स का होना चाहिए क्लास, क्या क्लास क्यों नहीं होगा? कुछ शेड्यूल में होगा चेंज, देखो मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का, सर से पूछ लो। ठीक है, क्या पूछे? दो कैसे आया? कितना मजा आ गया आज की क्लास में, कितना आज की क्लास में जोरदार मजा आई। जाते जाते क्या आपको जुगाड़ चाहिए छोटा सा? ये वाला सवाल लगा के निकल लो। अच्छा, जिसको जिसको मौज आ रही एकदम, ये वाला सवाल लगा के निकल लो। अगर ये सवाल आपने लगा दिया, जे से लग जाएगा सवाल, बताओ कैसे लगेगा? 50% सैंपल 120 मिनट, और देखो 90% वाला पूछा है। ध्यान सुनना है कि इसमें क्या जुगाड़ लगाएंगे। 50 वाला दिया, 90 वाला पूछा, अब इसमें लोग पूरा जुट जाते हैं। मैंने आपको एक बताया था, याद करो, टी 99.9% जो होता है वो 10 गुना होता है। याद है कुछ मामला? 10 गुना इसका, टी 50% का, याद आया? तो जिसका चलता है लॉजिक वो क्या कहेगा? टी 50% कितना? 120। अगर ये 120, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1200, ये 1200। अब ये आ गया तो फिर ये अपने आप आ जाएगा। कैसे? 9 वाला कंसेप्ट बताया था कुछ, 99.9 अपॉन 90, याद आया? ऊपर कितने 9 दिख रहे हैं आपको? 3। नीचे कितने 9 दिख रहे हैं? 1। तो 3/1 का रेशियो होगा। तो ऊपर वाला अगर 1200 आया है, ऊपर वाला 3, तो नीचे वाला 1, तो ऊपर वाला 3 इंटू 400 यानी कि 1200, तो नीचे वाला कितना? 1 इंटू 400 यानी कि 100, 400। देखो ऊपर वाला 1200 तो नीचे वाला 400, रेशियो ही तो है, तो 400 के आसपास आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ में आ गई बात? समझ पा रहे मामला क्या बताया? पहले मैंने ये कंसेप्ट पकड़ा, इससे निकाला टी 99.9, लेकिन लोग लगातार डायरेक्ट जुट जाते हैं। और फिर ये 1200 जैसे ही आ गया, तो ऊपर वाला 1200 नीचे वाला 400, क्योंकि 3:1 का रेशियो, क्योंकि यहाँ 3 9, यहाँ पे 2 1 9 है। खत्म हो गया। क्लियर? चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन। अगले टाइम में मैं भी 2 जे और जबरदस्त है वो बताऊंगा अगली क्लास में, और कुछ कुछ जो रह गया कैंडिडेट्स वो निपटाऊंगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। और डिस्कशन की क्लास लगी हुई है आपकी, 31 तारीख को आपका काइनेटिक्स का डिस्कशन लगा रहा हूं मैं। ठीक है, जाते जाते सुनते जाइए फटाफट। 31 तारीख को आपका काइनेटिक्स का डिस्कशन लगा है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूं, आज 7:30 बजे डिस्कशन लगा है सॉल्यूशन का। जिनको सॉल्यूशन का डिस्कशन करना हो आगे का, वह 7:30 बजे आ जाइए। जिसको काइनेटिक्स का डिस्कशन करना हो वो लोग 31 तारीख को आ जाइएगा, शाम की क्लास होगी। मैं अभी लिंक वगैरह बना के शेयर, हाँ स्पेशल क्लास, मॉड्यूल डिस्कशन स्पेशल क्लास में चल रहा है, लिख लीजिए कहीं पेज पे, आप बार भूल जाते हैं। मॉड्यूल डिस्कशन स्पेशल क्लास में चल रहा है, तो वहीं पे। तो काइनेटिक्स वाला मैं टाइम भी बनाऊंगा, शाम का होगा, मैं डिसाइड कर दूंगा। बताओ काइनेटिक्स वाला 31 को कितने बजे रखूं? 31 को रखना है, कितने बजे रखूं? शाम को बताओ, शाम 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 6 बजे 7 बजे, कितने बजे? 7 बहुत लोग हैं, 6 6 6 भी काफी लोग। चलो बढ़ गया पोल, चलो ठीक है, 6 7 8 के बीच में रख देता हूँ। कितने कहते हैं 6 बजे, कितने लोग कहते हैं 7 बजे, 1 घंटे की क्लास होगी। कितने लोग कहते हैं 8 बजे रखो? ए बी सी, जल्दी से बताओ। डी ले लो 9 बजे, 6 7 8 9 पोल करा देना जल्दी से। चलो
6, 7, 8, 9 ABCD जल्दी से टाइप करो फटाफट। 31 को काइनेटिक्स की क्लास कितने बजे रखनी है? शाम को डिस्कशन वाली। पोल 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 में आ जाओ जल्दी से। बराबर बढ़ गया पोल, बिल्कुल 29% लोग बी कह रहे हैं, 7 पे काफी लोग हैं, 7 मेजॉरिटी। चलो ठीक, समझ गया मैं, 7 मेजॉरिटी। चलिए नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुमत 7 पे। अब किसी न किसी क्लास तो कभी ना कभी होगी। फिर से पोल करा दूं? लो फिर से करा दिया पोल। लो आपकी कर लो। कल समझ नहीं पाए क्या करवा रहा हूँ? 6 PM 7 PM कल सवाल दिया था क्या? 8 PM 9 PM कहने इस बार टेम्परिंग करूंगा पोल की। लो 37% आ गया इस बार तो। अरे भाई सब मतदान बढ़ गया, बी पे मतदान बढ़ गया, 37% मतदान। लो अब बताओ, ये फंस गई कहानी। लो भैया अब तो कंफर्म ही हो गया, 38% मतदान हो गया भैया। लो बहुमत पे चल रहा है बिल्कुल झमाझम। 7 बजे मतलब चल रहा है। चलो नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत। आज पूरा रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। आपका जो टेस्ट है वो इसी सब में चीजों में से आएगा, बना हुआ टेस्ट। 30 सवाल की क्विज है आपकी। क्विज का टाइम फाइनल हो गया, अब इतनी जल्दी नहीं चेंज होता है, थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है। कुछ ना कुछ क्लास चलता ही रहता, अब क्या करें, कुछ कभी तो रखना ही पड़ेगा। हाँ लैडर बोर्ड, कुछ लोग का लीडर बोर्ड, बाकी लोग का लैडर बोर्ड देखना है क्या? लैडर बोर्ड दिखा दो मेरे को। लो भैया लैडर बोर्ड, तथाकथित लैडर बोर्ड, लेकिन सही मायने में लीडर बोर्ड देख लीजिए। हाँ कुछ आते कहते लैडर बोर्ड दिखाऊं क्या? अभय राज, रीनू, पायल। चलो नमस्कार, जय भारत। 10 में से 8 सही है इनके। 10 में से 8 बहुत लोगों के सही है क्या? 5 लोगों के सही है। अस्तिक और प्रत्याय, होल्डर, हेल्दर। यार कठिन कठिन नाम तुम लोग के। चलो ठीक है, नमस्कार, जय भारत।